संपादक ये गोरवा द्वारा संपादित इस अद्भुत और दिलचस्प सामग्री को प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये सामग्री न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि मनोरंजक भी है और हमें उम्मीद है कि आप इसे उतना ही पसंद करेंगे जितना हमने इसे तैयार करने में आनंद लिया। इस सामग्री में विभिन्न विषयों पर गहन जानकारी और विश्लेषण शामिल है जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगा। कृपया ध्यान दें कि यह केवल शुरुआत है और आगे भी बहुत कुछ रोमांचक और जानकारीपूर्ण सामग्री आपके लिए आ रही है। इसलिए हमारे साथ बने रहें और इस यात्रा का आनंद लें। हम आपके लिए और भी अधिक रोचक और शिक्षाप्रद सामग्री लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे जारी रहेगा। दोस्तों सभी को नमस्कार। हम लग रहा है कि हम ऑन एयर हैं। ये शानदार है। जैसे हर शुक्रवार एक बार फिर से अब हम एक ऐसा समाचार तकनीकी वेबिनार आयोजित कर रहे हैं जिसमें हम गर्मी बलून और गर्मी बलून निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को आमंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और आज भी ऐसा ही एक दिन है। मेरा नाम पावेल फिलिप्पोव है। आज हमारे साथ फ्योदोर कॉन्स्टांटिनोव और वादिम जुबकेविच विस्तुपेंगे। आप वादिम जुबकेविच को पहले ही हमारी सम्मेलन में देख चुके हैं और केवल वही नहीं, ये व्यक्ति उसी टीम से है जो हमारे परियोजना के तहत ही गर्मी बलून के डिज़ाइन और विकास का काम करेगी। और ये व्यक्ति रूस में गर्मी बलून का निर्माण किया है। यह प्रायोगिक व्यक्ति है। आज हमारे लिए उनके साथ बातचीत दिलचस्प होगा। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कृपया अपने सवाल ज़रूर लिखें। हम हमेशा सभी सवालों के लिए विस्तार से जवाब देते हैं। एक व्यक्ति ने परियोजनाओं और गर्मी बलून पर संदेह लिखा है। हम ऐसे लोगों से बात करते हैं, नहीं छिपते। हमारे पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो हमारे काम पर संदेह करते हैं। तो कोई भी टिप्पणी लिखें। मत भूलिए कि आपके लाइक्स और आपके रिपोस्ट्स जो आप करते हैं वे हमारे परियोजना को बढ़ावा देने में थोड़ी और बहुत मदद करते हैं। जितनी अधिक आपकी सक्रियता होगी उतने ही अधिक दर्शक वेबिनार में होंगे और इसी के अनुसार हम अपने गर्मी बलून पर जल्दी उड़ान भरेंगे। सचमुच एक हफ्ते पहले मैं जर्मनी में गर्मी बलून पर उड़ान भर रहा था। मैंने इसके बारे में पिछले वेबिनार में साझा किया था और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि गर्मी बलून आधुनिक वास्तविकता में मौजूद है, उनका संचालन किया जा रहा है और जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं वे वास्तव में बहुत अच्छे पैसे कमा रही हैं। विस्तृत वीडियो अगले सप्ताह आएगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पूरा सामग्री अपलोड किया गया है। सामग्री बहुत अधिक है और मैं हमेशा सोचता था कितना अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने उड़ने वाले उपकरणों पर उड़ान भरेंगे। हम तकनीकी भाग में जाने से पहले देखते हैं कि हमारे परियोजना का वित्त पोषण के दृष्टिकोण से कैसे विकास हो रहा है। और मैं तुरंत कह सकता हूँ कि वित्त पोषण सफलतापूर्वक चल रहा है। हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। नए नए लोग जुड़ रहे हैं जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो परियोजना में मदद करना चाहते हैं, शायद वित्तीय रूप से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और प्रयासों से। हाल ही में मैंने ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ टिप्पणियों में बातचीत की। फ्योदोर, मैं तुम्हें उसका संपर्क दूंगा। यह व्यक्ति टीम में होना चाहता है। आज की तारीख में हम $5 मिलियन के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं। यह वह राशि है जिस पर लोगों ने विभिन्न प्रकार के निवेश पैकेजों को खरीदा है। ये वास्तव में एक प्रभावशाली परिणाम है। $5 मिलियन की खूबसूरत संख्या
जिसे हमने लगभग 1 महीने में हासिल किया है। हाँ, ये वे पैसे नहीं हैं जो परियोजना में आ चुके हैं। हमारे पास किस्तों में निवेश किया जा सकता है, हर महीने 50 से $100 का छोटा योगदान देकर। आपके लिए क्या सुविधाजनक है? लेकिन कुछ वर्षों में इस तरह से आप पहले से ही एक अधिक महत्वपूर्ण राशि का योगदान कर सकते हैं, परियोजना में अधिक निवेश हिस्से प्राप्त कर सकते हैं और तदनुसार इस समय परियोजना भी कुछ नियमित वित्तपोषण की उम्मीद कर सकती है, यह समझते हुए कि कौन सी राशि कब आएगी। इन जिम्मेदारियों को 1,500 लोगों ने अपने ऊपर लिया, अर्थात 1490, और 90 लोग 1490। हमारे पास आज तक निवेशकों की संख्या उन लोगों की है जिन्होंने भौतिक रूप से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, और यह $453,000 में बदल गया है, यानी लगभग 40-45 मिलियन रूबल का निवेश जो परियोजना में पहले ही आ चुका है। हमने उन भागीदारों को रेफरल इनाम के रूप में लगभग $50,000 से अधिक का भुगतान किया है जो परियोजना को बढ़ावा दे रहे हैं, और मैं उन भागीदारों को बधाई देता हूं जो पहले से ही हमारे साथ कमाई कर रहे हैं, और उन अन्य लोगों से बात करता हूं जो शायद अभी भी सोच रहे हैं। जब आप सोच रहे हैं अन्य लोग कमा रहे हैं, मैं देखता हूं कि हमारे साझेदारों के पास अच्छे सोशल नेटवर्क हैं, अच्छे वीडियो हैं और वहां बहुत सारे व्यूज़ हैं। यह इस बात का संकेत है कि वर्तमान में सक्रिय लोगों के लिए वास्तव में एक अवसर का दरवाज़ा खुल रहा है जो हमारे परियोजना को आगे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही कह सकते हैं आज ही व्यक्तिगत लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। खासकर मिर्जाब्ला के विषय में रुचि काफ़ी उच्च है। अगर देशों में थोड़ा गहराई से जाएं तो निवेशकों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर रूस है। हमारा मुख्य सामग्री सूचना संबंधी है जो विशेष रूप से रूसी भाषा में है, और जल्द ही यह सभी अन्य भाषाओं में पूरी तरह से उपलब्ध होगी। लेकिन इस बीच 1500 लोगों में से लगभग 50% या 40% हमारे पास रूस से हैं, जबकि बाकी विदेशी निवेशक हैं। यहाँ रूस से 639 निवेशक हैं, मैं अभी देख रहा हूँ। तो अगर बड़े देशों की बात करें तो ये निश्चित रूप से भारत है, 125 निवेशक। और मैं जर्मनी से देख रहा हूँ, 28 लोग हैं। वियतनाम से 91 निवेशक हैं। अफ्रीका से बड़ी संख्या में निवेशक हैं। यह फ्रैंकोफोन क्षेत्र है। यहाँ हमारे पास बुर्किना फासो है जिनमें 40 लोग शामिल हैं, बेनिन जिनमें उत्तंतर निवेशक शामिल हैं। मैंने कोट ड्यूरो को भी देखा, मेरे ख्याल से पहले से ही 100 से ज़्यादा लोग हैं, 29 कोट ड्यूरो से। यानी यह क्षेत्र भी परियोजना में रुचि रखता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यूरोप के निवेशक इस परियोजना में सक्रिय रूप से रुचि ले रहे हैं, भले ही आज दुनिया में क्या हो रहा है। देख रहा हूँ लातविया में 13 निवेशक हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जर्मनी में 28 लोग हैं। हंगरी में अभी 2 निवेशक हैं, जबकि बुल्गारिया में 24 निवेशक हैं। बेलारूस 22 निवेशक भी हैं। ऑस्ट्रिया 4 निवेशक। कुल मिलाकर जैसा कि आप समझते हैं, अब ही परियोजना की भूगोल को देखते हुए हम समझते हैं कि परियोजना वास्तव में विभिन्न देशों के विभिन्न लोगों को आकर्षित कर रही है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है, और जैसे ही सारी जानकारी पैक की जाएगी, सही तरीके से अनुवादित की जाएगी, प्रकाशित की जाएगी और काम नियमित रूप से चलने लगेगा, ठीक उसी तरह जैसे हमारे पहले प्रोजेक्ट में हुआ था, मुझे पूरा विश्वास है कि ये परिणाम काफ़ी बढ़ेंगे, और भारत के वही निवेशक निश्चित रूप से रूस के निवेशकों की संख्या को पीछे छोड़ देंगे। यह पूरी तरह से संभव है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे पास थोड़े और ऐसे परिणाम हैं। हम पैकेज खरीदने में स्थिरता से आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उदाहरण के लिए प्रतिदिन पैकेज, अब मैं आंकड़े खोलता हूँ, हमारे पास निवेशक स्थिर रूप से 20 से 30 पैकेज खरीदते हैं। यह वास्तव में एक अच्छा संकेतक है जो बताता है कि हम समान रूप से और स्थिरता से आगे बढ़ रहे हैं। इस पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम केवल प्रारंभिक चरण में हैं। वर्तमान में परियोजना का वित्त पोषण और वास्तव में परियोजना का पूर्ण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। हम केवल तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हम पहले से ही बड़ी समर्थन देख रहे हैं, और कहने के लिए जो निवेशक आज हमारे लिए समर्थन कर रहे हैं वे किसी न किसी सूचना के शून्य में हैं, फिर भी उनके पास निश्चित रूप से सबसे अच्छे निवेश की शर्तें हैं। यदि आप आज प्री स्टार्ट चरण में निवेश करते हैं तो आपको निवेश की शर्तें मिलती हैं। उदाहरण के लिए जो पहले चरण की तुलना में 2 गुना अधिक आकर्षक हैं, जिसे निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा। वैसे हम पहले ही इस सवाल पर चर्चा कर चुके हैं कि चरण कब बदला जा सकता है, इसलिए यह घटना दूर नहीं है। हम जैसे ही कह रहे थे कि प्री स्टार्ट चरण छोटा होगा,
और ऐसा ही होगा। हम आज के दिन लगभग $1 मिलियन जुटाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन पहले महीने में ही इन पैसों में से लगभग आधा पहले ही जुटा लिया गया है। इसके अलावा हम कुछ दिनों में आपके द्वारा पूर्व प्रारंभिक चरण में खरीदे गए निवेश पैकेज को बढ़ाने की संभावना खोलेंगे, और मुझे लगता है कि यह संख्या तुरंत 1.5 गुना बढ़ जाएगी। बहुत से लोग अब बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हमने कहा था कि प्री स्टार्ट पैकेज को बढ़ाया नहीं जा सकेगा जैसे ही हम पहले चरण में प्रवेश करेंगे, और यह सच है। तो दोस्तों, मैं आपको बधाई देता हूं। अगर आपने पहले ही निवेश किया है तो आपने सबसे अच्छे शर्तों को पकड़ लिया है समय पर। और याद रखें कि आपके पास बढ़ने का अवसर अभी भी है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक समय नहीं बचा है। सारा काम स्पष्ट है। आप देख सकते हैं हमारे व्यक्तिगत खाते की कार्यक्षमता अपडेट हो रही है ताकि दो परियोजनाओं के साथ काम करना सुविधाजनक हो। हम अभी सक्रिय रूप से लैंडिंग पृष्ठ पर काम कर रहे हैं और वेबसाइट के काम की शुरुआत कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे सभी काम अपने क्रम में चल रहे हैं। कानूनी योजना अभी भी तैयार की जा रही है। कुछ सवालों को थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता है, यानी इसे एक दिन में हल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्द ही यह सब हो जाएगा। हम एक जगह पर नहीं खड़े हैं, हम हर दिन परियोजना पर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप इसे देख रहे हैं। दूसरी ओर, स्वयं परियोजना भी स्थिर नहीं है। लगातार कुछ न कुछ बातचीत चल रही है, टीम, कार्यालय और कुछ साझेदारियों के बारे में निर्णय लिया जा रहा है। खैर, मुझे लगता है कि फ्योदोर कॉन्स्टेंटिनोव इस बारे में और अधिक विस्तार से बताएंगे। फ्योदोर, मैं तुम्हें शब्द देता हूँ। सभी को फिर से नमस्कार। मुझे अच्छा लगा कि तुमने कैसे गलती की। तुमने रेल्स के बजाय रेस कहा, और गर्मी बलून के लिए शायद नियमित रेस अधिक उपयुक्त है। तो हमें रेल्स की ज़रूरत नहीं है ना? समाचारों के बारे में हम ये बात कर रहे थे जब कानूनी योजना तैयार हो जाएगी। ये आकार ले रहा है। सामान्यतः कानूनी ढांचा आकार ले चुका है। मुख्य अवधारणा स्थापित हो गई है। लगभग 90% दस्तावेज, जो सभी अनुबंध संबंधी कार्यों का बड़ा हिस्सा है, पहले से ही तैयार है। कुछ अंतिम विवरण पूरे किए जा रहे हैं और परियोजना कानूनी दृष्टिकोण से पैक की जाएगी। ये सभी के लिए सुरक्षित होगी। निवेशक सुरक्षित रहेंगे। परियोजना सभी दिशाओं से सुरक्षित होगी। सब कुछ कानूनी होगा, और ये अगले सप्ताह होने वाला है। हमारे पास शायद मंगलवार को एक खबर होगी कि हुर्रे, अब हम आधिकारिक रूप से शानदार लोग हैं और आधिकारिक रूप से इस परियोजना में शामिल हो गए हैं। यह कानूनी योजना वित्तीय प्रवर्तन प्रणाली की ओर से तैयार है, साथ ही रूस की ओर से भी। पैसों का स्वीकार करना भी एक साधारण काम नहीं है, और यह भी सब कुछ तैयार है। थोड़ा भी ये कानूनी योजना के अनुसार है। कार्यालय के बारे में अच्छी खबरें हैं। हमने एक कार्यालय लिया और सोकोल मेट्रो पाया। 500 वर्ग मीटर, थोड़ा अधिक। आज मैं टेलीग्राम पर इस ऑफिस का वीडियो समीक्षा भेजूंगा। वहाँ अब हाल ही में सौंदर्यीकरण का काम पूरा हुआ है। दीवारों को रंगा गया है। देखिए, ये अभी भी काम करने की स्थिति में है। हमें बताया गया है कि एक हफ्ते में सब कुछ साफ कर दिया जाएगा और हम वहाँ जा सकेंगे। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में हैं। आज मैं वहाँ वीडियो डालूंगा, आप देखेंगे और नए ऑफिस से परिचित होंगे। पावेल फिलिपोव ने आज एक विचार पेश किया है कि ऑफिस में सबसे प्रतिभाशाली निवेशकों को बुलाया जाए, जो गर्मी बलून के असामान्य उपयोग के लिए एक शानदार विचार उत्पन्न कर सकें। आप विचारों को इस प्रसारण के तहत वकंटाक्ते में टिप्पणियों में लिख सकते हैं। हम उन्हें यूट्यूब पर ज़रूर पढ़ेंगे। गैर साधारण उपयोग के बारे में सभी जानते हैं, और उनके दिमाग में यह छवि है कि गर्मी बलून या तो पर्यटन के लिए है, या माल ढुलाई के लिए, या किसी न किसी बड़े सामान के परिवहन के लिए। और ये इंटरनेट और लोगों के दिमाग में सबसे सामान्य विचार हैं। गर्मी बलून के कई अन्य उपयोग हैं और उन्हें लेकर बहुत सारी कल्पनाएं की जा सकती हैं। और यहाँ एक ऐसा उपयोग है जो मुझे पसंद आया, जिसे मैंने अभी साझा किया। मेरे व कंटेक्ट में लबोव नाम का एक व्यक्ति है। ये विचार है कि गर्मी बलून एक पूरा उड़ता हुआ चिकित्सा केंद्र या क्लिनिक हो सकता है, जो शहरों और गांवों के बीच घूमेगा और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा।
और मैंने इंटरनेट पर ऐसी किसी विचार को नहीं देखा, न ही किसी दृश्य में देखा। और ये गर्मी बलून का बहुत शानदार असामान्य उपयोग है, और हमारे पास पहला विजेता पहले से ही है, और वह अकेला नहीं होगा। तो वादिम वासिलेविच इसके बारे में और बता सकते हैं। हमने इस कहानी के बारे में थोड़ी बात की। गर्मी बलून का एक और उपयोग थोड़ा विवादास्पद है। वादिम वासिलेविच, नमस्ते। नमस्ते। इस प्रिय वेबिनार में सभी का स्वागत है। गर्मी बलून एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है और इसमें बहुत सारी नई और रोचक विचारों की कल्पना की जा सकती है। मैंने बस याद किया, यह पहले ही लागू किया गया था। कहीं 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक छोटे गर्मी बलून का उपयोग किया था, जिसमें एक बहुत ही जटिल प्लेटफॉर्म था, जो एक प्रकार की इन्फ्लेटेबल जाल पर विकसित किया गया था। उन्होंने अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय जंगलों का अध्ययन किया, यानी जंगलों की ऊपरी परत जहां मनुष्य के लिए पहुंचना लगभग असंभव है। यह लगभग 80-90 मीटर जमीन की सतह से ऊपर है, और छोटा गर्मी बलून शोधकर्ताओं के साथ उड़ान भरता था, सीधे पेड़ों की चोटी पर उतरता था, और वे वहां कीड़े इकट्ठा कर रहे थे, जीवन का अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन से पौधे हैं, यानी वे अनुसंधान कर रहे थे। वास्तव में वैज्ञानिक अनुसंधान एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, और गर्मी बलून के उपयोग के लिए कई जगहें हैं जहां ये वैज्ञानिकों को इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आइए विचारों को उत्पन्न करें। सबसे बेहतरीन विचारों को हम निश्चित रूप से मूल्यांकन करेंगे और उन्हें हमारे कार्यालय में बुलाएंगे, ताकि वे आकर देख सकें कि वहाँ क्या हो रहा है। शायद भविष्य में आगे चलकर यह साकार होगा और आप एक शानदार गर्मी बलून के विचार के लेखक होंगे। शायद। चलो सक्रियता दिखाते हैं, कल्पना को जगाते हैं और सोचते हैं कि जब तक प्रसारण चल रहा है उनके उपयोगों के बारे में। मैं इस बीच कुछ और समाचारों के बारे में बताता हूँ। मैं बौमान विश्वविद्यालय में आरकेडी के पास था, जिससे मैंने आपको जल्द ही मिलवाने का वादा किया था। यह परिचय जल्द ही होगा। आरकेडी के साथ हम भविष्य के वायु परिवहन प्रयोगों की योजना बना रहे थे, जो हमें आगे चलकर स्ट्रेटोस्फेरिक गर्मी बलूनों की ओर ले जाएंगे। यह कार्यक्रम पहले से ही तैयार किया गया है। इसे नए साल से पहले, जैसे पहले उपकरणों के लॉन्च के साथ तैयार किया गया है। ये गंभीर उपकरण होंगे जिनमें आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण होंगे, जो मुख्य रूप से रिले स्टेशनों और रेडियो ट्रांसमीटरों के रूप में उपयोग किए जाएंगे, और वहाँ बहुत सारे अन्य उपकरण होंगे जो वातावरण और मापों से संबंधित हैं। और यह सब इस विकास की तस्वीर में व्यवस्थित किया जा रहा है। सामान्यतः यह स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों की ओर पहले कदम है, और हम इन्हें निकट भविष्य में लागू करने जा रहे हैं। हम आपको कार्यक्रम पूरी तरह से प्रस्तुत करेंगे। ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। थोड़ा और सोचा था कि हम राज्य की रथोस्फीरा को 6 साल में उठाएंगे, लेकिन लगता है कि प्रयोग अभी करना आवश्यक है, और हम निश्चित रूप से उन्हें शुरू करेंगे। लेकिन हम स्ट्रेटोस्फीयर में और भी पहले उठेंगे, और ये भी इस सप्ताह हुआ। हमने एक निश्चित प्रयोग को संकलित किया। ये सितंबर के अंत में होगा। इसलिए अब हम शानदार सामग्री बनाने जा रहे हैं, ये दिखाते हुए कि ये सब कैसे किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, और ये समझाते हुए कि ये सब क्यों किया जा रहा है, और ये हमारे विशाल परियोजना के ढांचे में कैसे पैक किया जाता है। और हाँ, विशाल परियोजना के संबंध में भी प्रगति हो रही है। पहले उपकरणों, उनके संयोजनों और आकारों के बारे में, इसके बारे में मैं देर बाद ज़रूर बताऊंगा। ज़्यादातर संभावना है कि जब हम ऑफिस में पहुंचेंगे तो वहां से हम आपको बताएंगे कि यह सब कैसे दिखेगा। लेकिन जानिए कि निश्चितता पहले से ही है और कुछ ठोस काम चल रहे हैं। फिलहाल समाचारों में और कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, हम कारखानों में गए थे, देखा था। वैसे हाँ, एयरोग्रादों और उन जगहों के बारे में जो उत्पादन के लिए उपयुक्त हो सकती हैं के संबंध में अनुरोध जारी है। हम वहाँ भी गए थे, और इस सप्ताह व्लाद करीना के पास एक विशाल कारखाना देखा। उन्होंने कहा, लड़कों, गर्मी बलून बनाइए। आपको कुछ जगह चाहिए तो आइए, देखिए हमारे पास यहाँ अनंत स्थान है। हम गए और देखा, कुल मिलाकर एक नोट बनाया और कहा, ठीक है, धन्यवाद। अगर ज़रूरत पड़ी
तो हम ज़रूर लौटेंगे। पहले ही विचार आना शुरू हो गए हैं। बादलों के ऊपर खीरे वाली एक ग्रीन हाउस। सहमत हूँ, बहुत शानदार। और मैं ये कहना चाहता था, ठीक है, थोड़ी देर बाद। संस्थानों के कारण लिख रहे हैं, बस भूल गया कि कौन सा और कहाँ। कोस्त्रोमा तकनीकी है या पॉलिटेक्निक। हमारे वेबिनार को देखकर, हमारे प्रोजेक्ट को देखकर उन्होंने कहा, वाह दोस्तों, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कुछ 3D सामग्री है जो उन्होंने बताई, और उनके पास नई सामग्री है, और लकड़ी के काम के लिए सुपर आधुनिक सामग्री है। वे मदद करने के लिए तैयार हैं, और कपड़ों के लिए भी, सब कुछ। चलो सहयोग करते हैं। ये सब चारों ओर से आ रहा है। मदद करने की इच्छा है, भाग लेने की इच्छा है। हम सब कुछ सूची में लिख रहे हैं, कार्यों को नोट कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे ही शून्य चरण समाप्त होगा, हम धूमधाम से शुरू करेंगे। तो वादिम वासिलेविच, चलिए आपकी ओर बढ़ते हैं, आपकी कहानी की ओर। कृपया अपनी पेशे के बारे में थोड़ा अधिक विस्तार से बताएं। आप इसमें कैसे आए, और आखिरकार हवा में उड़ान भरने का कारण क्या है? असल में हमारे यहाँ हवा में उड़ान भरने की कोई पढ़ाई नहीं होती। अब ऐसी कोई विभाग नहीं है, और हवा में उड़ान भरने की विशेषता केवल दिल की इच्छा से प्राप्त की जा सकती है। मैंने एमजीटीयू मिनी वोमेन से स्नातक किया। मेरी विशेषता उड़न यंत्रों का उत्पादन है। यह अपेक्षित था कि हमारे यहाँ रॉकेट लॉन्चरों पर काफी जोर दिया गया था। मेरे विभाग की स्थापना मेरे करीबी सहयोगियों द्वारा की गई थी, जो कोरोलिव के साथी थे, और मैं बैलिस्टिक मिसाइलों का विशेषज्ञ था। लेकिन चलिए लगभग 42-44 साल पहले लगभग लौटते हैं। 80वां साल ओलंपियाड खत्म हुआ, मैं लगभग तीसरे वर्ष में आया, और तब ये अभी तक एमजीटीयू नहीं था, बल्कि बौमान नामक एमवीटीयू थोड़ा था। एक बहुत अच्छी परंपरा थी कि छात्रों को जितना जल्दी हो सके वैज्ञानिक और तकनीकी निर्माण गतिविधियों में शामिल करना जितना जल्दी हो सके शुरू किया जाए। झुकोव्स्की नामक छात्र वैज्ञानिक समाज सक्रिय रूप से काम कर रहा था, जहां लोग विज्ञान में संलग्न थे, और इसके साथ ही एक छात्र निर्माण समाज था, जहां छात्र विभिन्न परियोजनाओं में खुद को आजमाते थे, विभिन्न प्रणालियों के डिजाइन में। और मुझे छात्र इंजीनियरिंग समाज के एक समूह ने आकर्षित किया। इसका नाम GIELA था। GIELA का मतलब है गर्मी बलून के अध्ययन का समूह। तो नाम थोड़ा ऐसा था जिसमें एक दावे की भावना थी। यह गिर्द रॉकेट मूवमेंट के अध्ययन समूह की ओर इशारा करता है। यह वास्तव में इसी छोटे समूह से हमारी सभी रॉकेट कॉस्मिक तकनीक की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व एवगेनी ट्रोफिमोविच बायदा ने किया, दिलचस्प, प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। और वह युवा छात्रों को इकट्ठा करता था और तुरंत उन्हें लड़ाई में डाल देता था। हमने तुरंत आरा और फाइल का उपयोग किया, सोल्डरिंग आयरन और वेल्डिंग मशीन के लिए, और तुरंत छोटे उड़ने वाले वायु परिवहन उड़ान यंत्रों का डिजाइन और निर्माण शुरू कर दिया। कई सम्मेलनों में भाग लिया, जिनमें कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में भी भाग लिया। तब कमसोमोल था। कमसोमोल में एक विशेष दिशा थी, एक पूरा विभाग जिसे NITTM कहा जाता था, युवा वैज्ञानिक तकनीकी रचनात्मकता। यह विभाग कमसोमोल की दिशा, युवाओं के बीच तकनीकी रचनात्मकता को विकसित कर रहा था, और NITTM की उपलब्धियों की प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा था। मुझे 1982 की प्रदर्शनी याद है। यह वर्णक में हुई थी, पूर्व में मॉन्ट्रियल पवेलियन में, जो अभी भी खड़ा है। पूरे देश से युवा विशेषज्ञों और छात्रों ने अपनी उपलब्धियां प्रस्तुत की थी। तो इस तरह मैंने अगले 3 साल इस GIL समूह में बिताए, और यह इस बात पर खत्म हुआ कि मैंने थोड़ा पुनर्वितरण की मांग करना शुरू किया, क्योंकि हमें चौथे वर्ष के बाद ही बांटा गया था। मुझे टुशिंस्की पावर इंजीनियरिंग प्लांट में बांटा गया। यानी यह पहले ही विमानन उद्योग मंत्रालय 10 मुख्यालय टुशिंस्की पावर इंजीनियरिंग प्लांट में हस्ताक्षरित किया जा चुका है। वह ठीक उसी समय बुरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर काम कर रहा था। लेकिन चूंकि मैं हवा में उड़ान भरने के प्रति उत्साहित हो गया, इसीलिए मैंने डोल्गो प्रुदिंस्कोये कंस्ट्रक्शन ब्यूरो ऑफ ऑटोमेशन में जाने का अवसर खोजने शुरू कर दिया। यह सोवियत संघ का एकमात्र उद्यम है जो आधिकारिक रूप से फेजोप्लावक तकनीक में संलग्न था, और मुझे यह भाग्य मिला कि DKBA और तुशिंस्की मशीनरी निर्माण संयंत्र, ये सभी विमानन उद्योग मंत्रालय के एक ही मुख्यालय 10वें मुख्यालय से संबंधित थे। इसलिए मैंने DKBA के जनरल डायरेक्टर का पत्र लिया
और बैठक में थोड़ा साथ में गया। तुशिंस्की मशीनरी निर्माण संयंत्र के general निदेशक को स्थिति समझाई। उसने मुझे पत्र लिखा। मैंने यह पत्र विमानन उद्योग मंत्रालय के मानव संसाधन विभाग में दिया। मेरी फाइल एक अलमारी से ली गई, दूसरी अलमारी को स्थानांतरित किया गया और मैं औपचारिक रूप से बोल्गो प्रूडेंस्कोय ऑटोमेशन डिज़ाइन ब्यूरो में नियुक्त हो गया, जहां मैंने अप्रैल 1984 में काम शुरू किया। और मैं बोरिस अलेक्जेंड्रोविच इवचेंको के सेक्टर में पहुंच गया, जिन्होंने पहले इस वेबिनार में भाग लिया था। मुझे नहीं पता 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले। वह वायुगतिकी और गतिशीलता के क्षेत्र का प्रमुख था। मैं एक युवा विशेषज्ञ के रूप में उसके साथ काम करना शुरू किया और गर्मी बलून के लोडिंग से संबंधित सवालों पर ध्यान देने लगा। आखिरकार गर्मी बलून पर किस प्रकार के लोड को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर कौन कौन सी शक्तियां प्रभाव डालती हैं, वे कैसे वितरित होते हैं, कौन से आंतरिक बल कारक उत्पन्न करते हैं, और यह सारी जानकारी आगे डिजाइनरों और निर्माणकर्ताओं को भेजी जाती है ताकि वे इन संरचनाओं का निर्माण कर सकें। मैंने आरओएस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में और थोड़ी सी कैरियर सीढ़ी पर इंजीनियर और वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में काम किया। लेकिन जो हुआ वह हुआ, 90वां वर्ष आ गया और डीकेबी में स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। यानी वहां काम बिल्कुल नहीं रहा, नए परियोजनाएं भी नहीं आईं, और तब मैंने अल्मा एटा लौटने का फैसला किया। मैं एमजीटीयू नामी बौमान में वापस आया, लेकिन चूंकि वहां भी गर्मी बलून के क्षेत्र में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने एक संबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया जो गर्मी बलून के करीब है। मैंने समुद्री तकनीक में प्रवेश किया। मैंने उपकरणों के साथ पानी के नीचे काम करना शुरू किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हवा में तैर रहे हैं या पानी में, भौतिकी समान है। और ये वास्तव में अच्छा है, क्योंकि जब आप एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं, जब आप दिशा बदलते हैं, तो आपका दृष्टिकोण बहुत बढ़ जाता है। तुम दूसरी तकनीक की उपलब्धियों को देखते हो, फिर तुम थोड़ी अलग चीज़ों में लग जाते हो। वहां मैं वायुगतिकी और गतिशीलता में काम कर रहा था। मैंने अधिकतर मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि पानी के नीचे निश्चित रूप से दबाव बहुत अधिक होता है। हमें मजबूत शरीरों पर काम करना चाहिए, उन्हें सही तरीके से गणना करना चाहिए, क्योंकि वजन की सीमाएं हर जगह मौजूद होती है। हमें उन्हें डिजाइन करना आना चाहिए ताकि वे बहुत भारी ना हो, ताकि वे उपकरण को डुबो न दें, ताकि वह तैर सके, गर्मी बलून उड़ सके और पानी के नीचे का उपकरण तैर सके। वजन की रिपोर्ट, इसे हम कह सकते हैं, ये लगभग एक प्रार्थना है। यानी हमें हमेशा देखना चाहिए, मास को ट्रैक करना चाहिए कि हमने सीमाएं नहीं पार की हैं, हम अभी भी तैर रहे हैं, हम नहीं डूब रहे हैं, हम अभी भी नहीं गिर रहे हैं, हम उड़ रहे हैं। कुछ दिलचस्प परियोजनाएं थीं जिनमें मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन यह हमारी विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं इन परियोजनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा। 2004 में अफगुर एयर शिपिंग सेंटर अफगुर पूरी तरह से काम कर रहा था। उसने पहले से ही बड़े आयातित गर्मी बलूनों की परियोजना बनाई थी, जो पूरी तरह से विशाल थे, 12,000 घन मीटर के साथ और विशाल उपयोगी भार के साथ। ऐसे ग्राहक थे। और यहाँ पर अवगुर एयरशिप सेंटर में अगला काम थोड़ा ऑर्डर किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सेंटर उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों की निगरानी के लिए उड़ने वाली प्रयोगशालाएं विकसित करने के लिए कहता है। हमारे पास बहुत कम जानकारी है। लाइनें सभी उच्च वोल्टेज की काफ़ी समय पहले बनाई गई थीं। ये कहीं लगभग अधिकांश 60 के और 70 के दशक में बनाई गई थीं, लेकिन उनकी स्थिति और यहाँ तक कि सटीक स्थान, भूस्थानिक जानकारी, खंभों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक कार्य सामने आया। संघीय नेटवर्क कंपनी ने अपने संपत्ति के बारे में चिंता जताई, जो सोवियत संघ से मिली थी, कि इसे सभी का इन्वेंट्रीकरण करना होगा, स्थिति को समझना होगा, और इसके लिए विशाल डेटाबेस बनाना आवश्यक है, जिसमें सभी उच्च वोल्टेज लाइनों को शामिल किया जाएगा, साथ ही उनकी सभी खंभे, बिछाने की सतह और स्थिति भी शामिल होगी। और एक ऐसा कार्य था कि गर्मी बलून को डिजाइन किया जाए जो एक साथ उड़ सके और समग्र विश्लेषण भी कर सके। सब कुछ सब कुछ सब कुछ में फोटो, वीडियो शूटिंग और लेजर स्कैनिंग शामिल होगी, और सभी लंबी लाइन के खंभों की सटीक स्थिति, उनके तकनीकी स्थिति की सटीक तस्वीर लेना, ये समझना कि क्या सभी गणनाएं सही हैं, तारों की लटकन, उन तारों के नीचे क्या हो रहा है, क्या वहां कुछ उगा है या नहीं, उच्च वोल्टेज लाइनों से
निकटतम वस्तुओं की दूरी क्या है। साथ ही इंसुलेटर की स्थिति का परीक्षण किया गया और इंफ्रारेड कैमरे में देखा गया, क्योंकि अगर ये इंसुलेटर नहीं है तो मैं थोड़ा भ्रमित हो जाता हूँ। ये खुद तार और तारों के संपर्क हैं, क्योंकि आधुनिक तकनीक की खासियत ये है कि इंफ्रारेड कैमरा डिग्री में भिन्नताएं देख सकता है, यहाँ तक कि अंश डिग्री में भी। और अगर काफ़ी धीमी गति से उड़ान भरी जाए तो न कि विमान की तरह तेज, बल्कि गर्मी बलून की उड़ान की गति जैसे ये 100, 90, 80, 90, 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, 70, 90, 100 किमी प्रति घंटे। तो मूल रूप से सभी स्थान जहां तार गर्म होते हैं वे इंफ्रारेड कैमरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके अलावा इंसुलेटर्स की स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया। इसके लिए एक पराबैंगनी कैमरा का उपयोग किया गया, क्योंकि यदि इंसुलेटर खराब है, यदि इसके माध्यम से कुछ धाराएं और रिसाव हो रहे हैं, तो साथ ही पराबैंगनी चमक भी होती है और यह पराबैंगनी कैमरे में भी अच्छी तरह से दिखाई देता है। इसके अलावा 50 किलोहर्ट्ज़ और 50 मेगाहर्ट्ज़ के रेडियो बैंड में 2 ट्रांसमीटर और रिसीवर भी थे, क्योंकि यदि उच्च वोल्टेज लाइनों में कोई समस्या है तो वे समस्याग्रस्त स्थान इन बैंड में ही विकिरण करते हैं। ऐसे गर्मी बलूनों की 2 इकाइयां बनाई गईं। इसके लिए सीआईपी की एक सहायक कंपनी आरएएसकैन ने किरजाच में 2 गर्मी बलूनों के लिए एक एलिंग का निर्माण किया। यह सब इस परियोजना किया गया था। यह परियोजना आरंभ 1944 में हुआ। 1985 में गर्मी बलून निर्माण बहुत सक्रियता से चल रहा था। केबी ने बहुत तीव्रता से काम किया, क्योंकि सोवियत संघ में 5000 घन मीटर से अधिक के ऐसे बड़े गर्मी बलून का निर्माण नहीं किया गया था। और रूस में शायद युद्ध से पूरा बाद का युद्ध समय छोटे गर्मी बलून अभी भी बनाए जा रहे थे, लेकिन इतने बड़े नहीं। इसलिए सवालों की भरमार थी। उन्हें तुरंत हल करना आवश्यक था। समय सीमा बहुत संकुचित थी और कहीं 2006 की वसंत में आवरण और गर्मी बलून को हैंगर में ले जाया गया और हवा भरने की जांच, हवा की सील की जांच, हवा की भराई की जांच की गई। इसके बाद आवरण को फुलाया गया, वैक्यूम किया गया, विशेष जाल के साथ ढका गया और इसका गैस भरना किया गया, यानी गैस डाली गई। बड़े गैस ट्रक आए और लगभग 4500 घन मीटर गैस लाए और यह पूरी प्रक्रिया लगभग 5-6 घंटे लेती है। आवरण का गैस भरना किया गया, साथ ही नाक के सुदृढ़ीकरण के पंखों की स्थापना भी की गई। साथ ही आवरण के ऊपर आने वाले सभी हिस्सों का माउंटिंग किया गया, जैसे कि केबल के हिस्से और नेविगेशन लाइट्स, ताकि बाद में ऊंचाई पर चढ़कर काम करने में कठिनाई न हो। गोंडोला लगभग 2 सप्ताह बाद लाया गया और गर्मी बलून की असेंबली और सेटिंग शुरू हुई। चूंकि गर्मी बलून आधुनिक तकनीकों के अनुसार बनाया जा रहा था, इसलिए हमारे पास पायलट के जॉयस्टिक से एरोडायनामिक स्टीयरिंग तक कोई यांत्रिक वायरिंग नहीं थी, जैसा कि जेपेलिन में होता था, जब लोग वास्तव में शिप के स्टीयरिंग व्हील की तरह स्टीयरिंग व्हील को घुमाते थे। एक स्टीयरिंग व्हील का एक मोड़ 2 डिग्री के लिए स्टीयरिंग का विचलन दर्शाता था। सब कुछ आधुनिक था। पायलटों के पास जॉयस्टिक थे और स्क्रीन थे, जिन पर स्टीयरिंग की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित होती थी, और केंद्रीय कंप्यूटरों के बीच डिजिटल आदान प्रदान हो रहा था, जिनकी संख्या 2 थी, जो जॉयस्टिक से डेटा को संसाधित करते थे और फिर नियंत्रकों को आदेश भेजते थे, जो सीधे तौर पर ड्राइव को नियंत्रित करते थे। कुल मिलाकर 8 रूल लगाने का निर्णय लिया गया, यानी 4 योजना के पंख। रूल्य की संख्या 8 थी। यह रिजर्वेशन बढ़ाने के दृष्टिकोण से था और हम किनारे के सेक्शन का उपयोग झुकाव के झूलों को संतुलित करने के लिए कर सकते थे। और इस प्रणाली, दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली यानी फ्लाई बाय वायर, जिसे फ्लाई बाय वायर प्रणाली कहा जाता है, के निर्माण और परीक्षण में कुछ समय लगा। साथ ही उपकरणों
और उपकरणों की आवश्यकता थी, और कहीं हम इस पर पूरे गर्मी 2006 की गर्मी में लगे रहे। यह वास्तव में एक साथ पागल और दिलचस्प समय था। मुझे अब याद है, जैसे ही मैं याद करता हूँ, ये मेरे लिए एक दिन की तरह गुजरा, क्योंकि यह लगातार काम था। 12 घंटे प्रतिदिन मैं लगातार मॉस्को और किरजाच के बीच घूमता रहा। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि मैं पूरे दिन काम पर बैठा रहा, जब तक कि डिज़ाइनर जाने नहीं लगे। कुछ सवालों का समाधान करता रहा। इसके बाद मैं कार में कूद गया, किरजाच की ओर चला गया, क्योंकि सुबह उड़ानें थीं और मुझे उड़ानों में उपस्थित होना था। यानी ताकि मैं शाम को, जब सड़कें पहले से ही खाली हों, वहाँ आराम से पहुँच सकूँ और अच्छी तरह सो सकूँ। और सुबह 6 बजे मैं हैंगर में था और उड़ानों में उपस्थित था। समय बेहद दिलचस्प था। थोड़ा और हमने गर्मी बलून, ये 2 गर्मी बलून बनाए, ग्राहक को सौंप दिए। वे उड़ान भरते थे, उनका उपयोग किया गया। इसके बाद और भी परियोजनाएं थीं और मॉस्को सरकार के लिए 2 और गर्मी बलून बनाए गए। वे गर्मी बलून के रूप में उड़ने वाले मुख्यालय के रूप में बनाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये गर्मी बलून कभी नहीं बनाए गए। वे बस बक्सों में पड़े रहे। ऐसा नहीं हुआ कि उनका उपयोग किया गया और फिर वे किसी कारणवश, मुझे नहीं पता क्यों, सूचीबद्ध कर दिए गए। मेरे पास कैमरा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं अपने आप को अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि लाइव प्रसारण चल रहा है। एक सवाल तकनीकी है, वादिम जुब्केविच। क्यों सरकार के लिए ऐसा गर्मी बलून बनाया गया, जबकि वे वहां पड़े रहे और इकट्ठा नहीं किए गए? उन्होंने हैंगर नहीं बनाया जैसे कि सीआईपी ने किया। यानी विभागों के बीच कुछ गड़बड़ी थी। कोई गर्मी बलून के लिए जिम्मेदार था, कोई संचालन के लिए, और यह कि वे कहाँ खड़े होंगे, कहाँ उनका उपयोग होगा, कहाँ उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने कभी इस सवाल को नहीं छुआ। और एक और, 5वां गर्मी बलून बनाया गया। ये फ्रांसीसियों के लिए बनाया गया था। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी व्यक्ति, जीन लुई तियन के बारे में और अधिक जानकारी मुझे उसे फ्रांसीसी सेंकेविच के रूप में पेश किया गया, ताकि मैं समझ सकूं कि वह व्यक्ति कौन है। यह एक बहुत ही मीडिया में प्रसिद्ध व्यक्ति है जो फ्रांस में बहुत जाना जाता है। उसने इस गर्मी बलून के माध्यम से आर्कटिक का अन्वेषण करना चाहा। यह ठीक 2006-2007 का समय था। सब लोग कह रहे थे कि वैश्विक तापमान बढ़ेगा। वैसे हम इसे देख रहे हैं। 14 सितंबर को 29 डिग्री। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं याद किया। ये सच में बहुत गर्म था, और वह गर्मी बलून में अफ्रीका उड़ान भरना चाहता था। उसने इस गर्मी बलून का 5वां ऑर्डर दिया था। फ्रांस में भेजा गया। वहां हम इसे मार्सेल के हवाई अड्डे पर एक हैंगर में गर्मी बलून को इकट्ठा किया गया, उड़ाया गया और ग्राहक को सौंपा गया, ताकि वह इस आर्कटिक अभियान के लिए तैयार हो सके। यह भी एक बहुत दिलचस्प परियोजना थी। अगर कोई फिल्म टैक्सी का प्रशंसक है, जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी फिल्म है, तो गर्मी बलून का निर्माण उसी हैंगर में हुआ था जहां जापानी राजदूत के लिए कार प्रस्तुत की जाती है। क्या आपको फिल्म टैक्सी याद है, जब जापानी राजदूत के लिए कार प्रस्तुत की जाती है और उस समय एक मज़ेदार स्थिति होती है जब उस बेचारे ड्राइवर की एयरबैग सक्रिय होती है? ठीक उसी हैंगर में यह गर्मी बलून बनाया गया था और वह वहीं से उड़ान भरी। उसने मारिन्या ने हवाई अड्डे पर परीक्षण उड़ानें भरी। मारिन्यन लगभग उसी तरह है जैसे शेरेमेतेवो मॉस्को के लिए है, मारिन्यन मार्सेल के लिए। और फिर वह कन्न में उड़ गया। नहीं, खुद कन्न में नहीं। वह कन्नी फयांस के पास एक गांव में चला गया और वहीं पर जान लुई तिखिन का अभियान स्थित था। वे वहां प्रशिक्षण के लिए परीक्षण उड़ानें कर रहे थे। हम बड़े धूमधाम से शुरू करने के लिए तैयार हो रहे थे। शुरुआत एलिसी के मैदानों से सीधे उड़ान भरना था। वे उड़ान भरना चाहते थे और सीधे उत्तर की ओर जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम पहले ही चले गए थे। विशेषज्ञ वहां नहीं थे। फ्रांसीसी अकेले रह गए थे और हमारी निर्देशों का पालन नहीं किया और डॉकिंग मस्तूल को सुरक्षित करने के निर्देशों का उल्लंघन किया। उन्होंने हमारी कॉलम को बदल दिया जो हमने उन्हें दिए थे। उन्होंने कहा कि वे बहुत भारी, असुविधाजनक और बल्कि हैं और उनके साथ काम करना कठिन है। हम मस्तूल के लिए एक हल्का, सुरक्षित करने का तरीका सोचेंगे।
जब समुद्र से, भूमध्य सागर से एक बहुत तेज तूफानी हवा आई, तब यह सर्दी का समय था, मिस्त्राल चल रहा था और इस गर्मी बलून ने इस मस्तूल को उखाड़ दिया। धरती की जड़ से नम मिट्टी से बारिशें आ रही थीं और जैसे गाजर को खींचते हुए, क्योंकि यह एक हवाई अड्डा था, रास्ते में इलेक्ट्रिक मोटर वाले विमानों को पलटते हुए, हाँ, मैं किसी निर्माण तक पहुंचा और वहां पर मारा गया। दुर्भाग्यवश यह अभियान यहीं समाप्त हुआ और फ्रांसीसियों ने इस गर्मी बलून की तबाही के बाद इसे फिर से शुरू करने की इच्छा नहीं दिखाई, जबकि उन्होंने इसे अपनी मूर्खता से नष्ट किया और इस पूरे मामले का दोष हम पर डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तकनीक पूरी तरह से मानक नहीं थी, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं, ये पूरी तरह से उनकी गलती थी। और इसलिए फ्रांसीसियों को रूस के गर्मी बलून पर उत्तरी स्विट्जरलैंड में कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहां बहसें हुई थीं। ये थोड़ा भारी था, हमने सब कुछ स्टील से बनाया, इसे एल्यूमिनियम में बनाना चाहिए था। आखिरकार यह एक ध्रुवीय अभियान है। यह सब उठाना मुश्किल था, लेकिन कुछ बदलना अब देर हो चुकी थी, क्योंकि समय सीमा संकुचित थी। सब कुछ तेजी से करना था और गलतियां करना संभव नहीं है, दुर्भाग्यवश, क्योंकि तैयार संरचना को सुधारना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए परियोजना की सावधानी एक पवित्र चीज है। जितना कम हम ऐसा करेंगे, कहने के लिए, जो बाद में परीक्षण के चरण में फिर से करना पड़ेगा, उतनी ही तेजी से परियोजना श्रृंखला में जाएगी। ये उड़ान भरेगी और बाकी सब कुछ। लेकिन यह सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि संचालन निर्देशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, किसी भी हाल में नहीं। लोग इसे इस तरह से नहीं मानते। ये सब यूं ही नहीं किया गया था। सब कुछ गणना किया गया था। वहां ऐसे मानक हैं जिनके अनुसार इस गर्मी बलून को प्रमाणित किया गया। ये हमारे पास है। वे लगभग समान हैं, बस विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ इसे गर्मी बलून की उड़ान योग्यता का मानदंड कहा जाता है। आधिकारिक दस्तावेज जो विमान रजिस्टर द्वारा स्वीकार किया गया के अनुसार गर्मी बलून को प्रमाणित किया गया, अर्थात इसका परीक्षण और जांच की गई, और इन मानकों के अनुसार सामान्यतः गर्मी बलून को 35.7 मीटर प्रति सेकंड की गति तक डॉकिंग मस्तूल के चारों ओर स्थिरता से घूमना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मस्तूल पर कितनी ताकतें काम कर रही हैं? और इसे सहन करने के लिए, कहने के लिए, कौन सी ड्रिल कॉलम की आवश्यकता थी? बिल्कुल, जब ये झोंका आया तो ये काफी मजबूत था। ये 20 मीटर से अधिक था, लेकिन वहां 35 मीटर प्रति सेकंड की कोई बात नहीं थी। और उनका चिपचिपा माउंटिंग जो वहां था, वह बस सहन नहीं कर सका और इसे बस जमीन से बाहर खींच लिया गया, जैसे गाजर। सोचिए, आप गाजर को बगीचे से बाहर खींचते हैं, लगभग इस तरह से कुछ। लगभग करेप्लेनिया निकाले गए थे। इसे जमीन से लगभग 8 रस्सियों से बांधा गया था। वहां मिट्टी फाइनेंस में नरम है। मैं इस मैदान पर गया था। यह हल्के विमानन के लिए एक सामान्य उड़ान क्षेत्र है। वहां गर्मी बलून स्थित था। यह सब बहुत दुखद था। इसी बीच हमारे कुछ ग्राहक गायब हो गए जो इस परियोजना में बहुत रुचि रखते थे। तो मैं कहता हूँ ये अच्छा है कि ये सब फ्रांस में हुआ ना, कि वहाँ खुद अभियान में और कोई घायल नहीं हुआ और सभी जीवित हैं। बर्फ के कारण इसे खींचना संभव नहीं है। वे वास्तव में उम्मीद कर रहे थे कि यह माउंटिंग बर्फ में मजबूती से टिकेगी। बर्फ तो आखिरकार दक्षिण फ्रांस की गीली, नरम जमीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। फरवरी में वहां थोड़ी और बारिश होती है। वहां सब कुछ और हरा भरा है, जमीन गीली है। जब मुझे इस खबर मिली तो ये मेरे लिए दिल पर छुरा घोंपने जैसा था। इस उपकरण में इतनी मेहनत लगाई गई थी, इसे देखकर बहुत दुख हुआ। अनुभव वैसे बहुत दिलचस्प था, क्योंकि उन्होंने इस अभियान के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकी पायलट को नियुक्त किया, जो दुर्भाग्यवश अब नहीं रहे। उस समय वह सबसे टाइटलधारी पायलट थे। गर्मी बलून का सबसे अनुभवी पायलट। उसके पास गर्मी बलून पर उड़ान का अनुभव 17,000 घंटे था, थोड़ा। और उसने बलून पर उड़ान भरना शुरू किया। और उसने उड़ान भरना अलग तरीके से शुरू किया। हम उड़ान नहीं भरते थे। बहुत दिलचस्प था वह इसे कैसे संभालता है। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि गर्मी बलून को उड़ाना मुश्किल नहीं है। गर्मी बलून स्थिर होता है, ये कहीं नहीं गिरेगा। जब आप मार्ग पर उड़ रहे होते हैं तो वास्तव में किसी लड़ाकू पायलट के सुपर कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक तरह से कहें तो एक सामान्य काम है। चमत्कार तब शुरू होते हैं
जब आपको लैंड करना होता है, क्योंकि गर्मी बलून दुर्भाग्यवश कम गति पर इतना नियंत्रित नहीं होता है और नियंत्रण कम प्रभावी हो जाते हैं। हमने इंजन के मोड़ और इंजन के असमान खींचने के माध्यम से नियंत्रण करने की कोशिश की। 2 पंखे थे, वे हमारे लिए विभिन्न तरीकों से घूमते थे। हम ऊर्ध्वाधर धुरी के चारों ओर भी क्षण बना सकते थे, लेकिन वैसे हमारे पायलट उड़ान भरते थे, लेकिन इस कोर्की की तरह नहीं। कोर्की उपनाम है जिसका अर्थ है बियर की बोतल का ढक्कन। उसे कहा जाता था, उसे बहुत पसंद आता था। मैं जब उसे ऐसा कहा जाता, नाराज हो जाता। उसे पसंद था जब उसे ऐसा कहा जाता था। उसकी उम्र अब 70 के पार थी, लेकिन निश्चित रूप से ये उड़ान भरने और लैंडिंग के चरण, ये तो बस अद्भुत थे। उसने यह सब कितनी सटीकता से किया। खैर, मैं फिर से कहता हूँ कि गर्मी बलून के पायलट के लिए अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम अभी कोई क्रिया कर रहे हो और परिणाम तुम थोड़ा सा कुछ सेकंड बाद देखते हो। यानी तुम्हें हमेशा अपने दिमाग में ये सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, इन्हीं चीज़ों का अनुमान लगाना चाहिए। मैं पायलट नहीं, इसलिए कहना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ मुझे पायलटों ने बताया है वह इस तरह होता है। हमें आगे की सोचनी चाहिए कि उपकरण कुछ दशकों के बाद कैसे व्यवहार करेगा, यह आपके प्रभावों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। जल परिवहन के समान है। उन्होंने पहले ही पीछे की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जहाज फिर भी आगे की ओर खींचता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जड़ता के द्रव्यमान इतने बड़े नहीं हैं जितने चाहें, लेकिन कुछ ऐसा ही है। इसलिए नए प्रोजेक्ट में हम निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे पास सहायक उपकरण होंगे और हमारे पास कम गति पर नियंत्रण को बहुत बहुत अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम भी प्री स्टार्ट चरण में हैं, हम पहले से ही लॉन्च के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम मानते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, हम विभिन्न विकल्पों की तुलना करेंगे। जब शुरुआत होगी, हम सभी को इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। वादिम वासिलेविच, क्या आप थोड़ी और विस्तार से बता सकते हैं कि आपने उन गर्मी बलूनों के निर्माण में अपनी भूमिका और योगदान क्या रखा जिनके बारे में आपने कहा AU-30? तो कह सकते हैं जैसे कि कोई भी बड़ा उड़ने वाला यंत्र, ये एक टीम के श्रम और समर्पण का फल है। हालांकि यह एक बड़ा समूह नहीं है, यह न तो तुपोलेव डिज़ाइन ब्यूरो है, न याकोवलेव डिज़ाइन ब्यूरो, न ही इल्यूशन डिज़ाइन ब्यूरो, जहां हजारों लोग काम करते हैं। लेकिन कहने के लिए उच्च उड़ान केंद्र अवगुर में उन्होंने अपनी कार्यशैली को थोड़ा आधुनिक तरीके से बनाया। यानी वहाँ स्थायी कर्मचारियों का एक छोटा सा ढांचा था और हमारे पास बहुत सारे सहयोगी थे। मेरे कई शिक्षक जो अन्य विमानन कंपनियों के कर्मचारी हैं और जो भी गर्मी बलून में रुचि रखते थे, वे अपने फुर्सत के समय में कुछ कार्य लेते थे और कुछ करते थे, कुछ समस्याओं का समाधान करते थे। इसके अलावा हमने बहुत कुछ आउटसोर्सिंग पर भी दिया। यहाँ वास्तव में गोंडोला का डिज़ाइन हमारे लिए OSKB SMAI ने किया है, जो कि मास्को एविएशन इंस्टीट्यूट का एक अनुभवी डिज़ाइन ब्यूरो है, जिसने खेल विमानों और विभिन्न प्रयोगात्मक विमानों का डिज़ाइन किया है। ये लोग हमें बहुत मदद कर रहे हैं और गोंडोला के साथ और पंखों के साथ और कुछ अन्य प्रणालियों के साथ, यानी यांत्रिकी के साथ, यहाँ दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली है। निश्चित रूप से ये सब हमारे नियंत्रण में किया गया था। हमारे तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार इसे हमारे लिए औद्योगिक स्वचालन के डिज़ाइन कार्यालय ने बनाया है। यह साराथोव से है। ये लोग भी बहुत पेशेवर हैं, यानी यह एक बड़ी टीम है। परियोजना के मुख्य डिज़ाइनर वह ये सोचते हैं कि किस प्रकार का उपकरण तैयार होना चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा ऐसा हो रहा है जैसे हंस, केकड़ा और पाइक हर कोई अपनी दिशा में खींच रहा है। किसी को सही दिशा में लगाना होगा और कुछ लोगों के लिए अधिक कठोर सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। और जब यह पहली बार परियोजित किया जा रहा है और कहने के लिए कोई समानांतर नहीं है, तो इन सीमाओं को निर्धारित करने के लिए विचार करना होगा कि कौन सी सीमाएं स्थापित की जाए। इस तरह से सोचना चाहिए कि सबसे पहले व्यक्ति वास्तव में काम करे, ताकि यह ऐसा ना हो जैसा कि मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, इतना भारी बनाया गया हो कि इसे विमानन लोहे से ढाला जा सके। और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि इसे पूरा करना असंभव ना हो। यानी यह लगातार बैठकें, संवाद, चर्चाएं और प्रस्ताव हैं। खुद से बहुत कुछ गणना करनी पड़ती है, अनुमान लगाना पड़ता है और वजन की स्लॉटिंग पर लगातार नजर रखनी पड़ती है।
ताकि वे न जाएं। अगर कुछ आपको पसंद नहीं आता, खासकर वजन या किसी निर्माण के दृष्टिकोण से, तो बहस करना और फिर से काम करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। कभी-कभी फिर से कुछ को सही करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। और ये एक ऐसा प्रयास है जो मैंने अपनी क्षमता, समझ और कौशल के अनुसार निर्देशित किया, और यह सबसे पहले बहुत सारे ज्ञान प्रदान करता है, जैसे और भी। अब जब मैं एक नया प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ और इसके बाद मैंने एक और प्रोजेक्ट किया और अब एक और नया प्रोजेक्ट होने वाला है, तो यह अनुभव, जैसा कि कहा जाता है, कहीं नहीं जाएगा। आप इसके साथ जीते हैं। आप कई चीज़ें पहले से ही असाइनमेंट देने के चरण में अलग तरीके से करेंगे। मैं संरचना को अलग तरीके से बनाता, अलग तरीके से करता। ये एक निरंतर विकास है। आप आगे बढ़ते हैं और जो लोग इसका डिज़ाइन करते हैं, वे आगे बढ़ते हैं और तुम नए लोगों से मिलते हो, वे तुम्हें कुछ बताते हैं और तुम कुछ नया समझना शुरू करते हो। ये एक बहुत-बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है। इंजीनियरिंग गतिविधियों में संलग्न हैं या इंजीनियरिंग गतिविधियों में संलग्न होने की योजना बना रहे हैं, यह एक बहुत ही रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी दिनचर्या भी होती है। रूटीन बहुत हैं, क्योंकि वर्तमान में आधुनिक डिज़ाइनिंग विधियाँ इस पर केंद्रित हैं कि पहले प्रयास में अधिकतम परिणाम प्राप्त किया जा सके, ताकि उड़ान परीक्षण के चरण में जितना संभव हो सके, कम से कम बदलाव और सुधार करने की आवश्यकता हो। ये बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही सावधानीपूर्वक डिज़ाइन और गणनाओं की आवश्यकता है। ये लगातार जानकारी का आदान-प्रदान हो रहा है, लॉडर, प्रचनी और डिज़ाइनर जारी। परियोजना के विभिन्न संस्करण चल रहे हैं। 0 संस्करण, पहला संस्करण, लगातार स्पष्टता की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि हमने 0 संस्करण में एक उपकरण बनाया, हमने कुछ द्रव्यमान वितरण प्राप्त किया। हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, हम इनर्शियल लॉड्स को देखना शुरू करते हैं, हम एरोडायनामिक लॉड्स को देखना शुरू करते हैं, हम कुछ अलग-अलग तत्वों पर लॉड्स की गणना करना शुरू करते हैं, हम इन तत्वों को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, वे निकलते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। ये पता चलता है कि कुछ का वज़न अधिक है, कुछ का कम है, द्रव्यमान पुनर्वितरित होते हैं, कुछ को मोटा करना पड़ता है, कुछ को स्पष्ट करना पड़ता है, और किसी एक चरण पर यह सब अगले चक्र में चला जाता है, रिलीज़ नंबर 1 पर, जो पहले से अधिक स्पष्ट है। तो कुछ चक्रों के बाद यह नर्क नहीं है, बल्कि आप गर्मी बलून के डिज़ाइन के चरणों से गुजरते हैं और अंततः एक ऐसा विकल्प प्राप्त करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि उत्पादन में भेजा जा सकता है। और जब समय बहुत संकुचित होता है, तो दुर्भाग्यवश ये सभी परंपराएँ थोड़ी-सी टूट जाती हैं और हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बनाने लगते हैं, और फिर अन्य हिस्से आते हैं, जिन्हें फिर से बनाना पड़ता है। यहाँ U30 में नाक के सुदृढ़ीकरण के साथ ऐसा ही था, इसे थोड़ा पूरी तरह से फिर से बनाना पड़ा। जो नाक का मजबूतीकरण पहले डिज़ाइन किया गया था, उसे हटा दिया गया और नया डिज़ाइन किया गया, क्योंकि कुछ बातें ध्यान में नहीं रखी गई थीं और यह पता चला कि ये 35.7 मीटर की गति और 7.64 मीटर प्रति सेकंड की पार्श्व झोंके जैसी भयानक लोड को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए नाक का मजबूतीकरण फिर से इन लोड के अनुसार डिज़ाइन किया गया। इसके साथ ही यह उड़ता रहा। इसके साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई। फिर भी विनाश नाक के मजबूती में नहीं हुआ, बल्कि ठीक उसी जगह हुआ जहां मस्तूल जमीन से जुड़ा था। और क्या, फ्योदोर, और क्या आपको और जानने की इच्छा है? संक्षिप्त समय, गर्मी बलून का निर्माण किस समय सीमा में किया जाएगा? तो U30 पर अनुबंध के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से लेकर पहले उड़ान तक 1 साल का समय निर्धारित किया गया था। निश्चित रूप से हम इस साल में नहीं आ पाए। पहली उड़ान 1.5 साल बाद हुई, लेकिन फिर भी यह बहुत संकुचित था। यह बहुत संकुचित था। यह वांछनीय है कि लगभग 1 से 1.5 साल केवल शुद्ध डिज़ाइनिंग पर खर्च किया जाए, ताकि निर्माण शुरू न हो। हम अभी भी केबिन का डिज़ाइन कर रहे थे, जबकि गोंडोला के फाइबरग्लास पैनलों के लिए मोल्ड पहले से ही बनाए जा रहे थे, जो एल्यूमीनियम ढांचे पर लगाए जाने थे। और यह हमें केबिन के कॉन्फ़िगरेशन के मामले में बहुत सीमित कर रहा था, क्योंकि मैट्रिक्स पहले से तैयार थे और हमें इस बात से शुरू करना था कि वे ऐसे ही हैं और इन आयामों में समायोजित होना था, और उपकरणों को रखना था, पायलट को बैठाना था, और इसके आधार पर एर्गोनॉमिक्स पर ध्यान देना था। ये बिना एलिंग के निर्माण के हो रहा था। एलिंग पहले से ही तैयार था।
एलिंग समानांतर में बनाया जा रहा था। हमारे पास एलिंग का प्रोजेक्ट साइन हुआ था और एलिंग का निर्माण शुरू हुआ। हम लगातार यात्रा करते रहे, आप भी और हम भी, और एलिंग का निर्माण शुरू हुआ और एक बड़ा सम्मेलन हुआ और मैंने वहां यह साबित किया कि एलिंग छोटा है, इसे बढ़ाना चाहिए। और मुझे सुना गया, इसे और 12 मीटर बढ़ाया गया। एक और सेक्शन था जिसे वहां थोड़ा 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 पहुंचाया गया। तो समझ में आता है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 1.5 साल बाद आप उड़ान भरने लगे। वास्तव में यह बहुत जल्दी हो गया। इससे भी ज्यादा, मैं इस परियोजना में उस समय शामिल हुआ जब 2 महीने बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, मुझे आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पास वहां अपनी अंडर वाटर तकनीक में परियोजनाएं थीं। मुझे कुछ परियोजनाएं पूरी करनी थी और कुछ सौंपनी थी ताकि वे आगे काम कर सकें। और जैसे ही मैंने सभी कामों से निपट लिया, मैं अप्रैल 2004 में डिजाइनिंग यानी काम शुरू कर दिया। पहले ही बहुत कुछ किया जा चुका था, लेकिन थोड़ा ओबोलिका के आकार को बढ़ाना पड़ा। जब हम इस परियोजना को शुरू कर रहे थे, तब यह लगभग 4,500 घन मीटर से बढ़कर 5,000 नहीं, बल्कि इससे भी अधिक 4,200 घन मीटर था। जब मैं आया, तब उपकरण 4,200 घन मीटर का था। हमने 5,065 घन मीटर का खुला मात्रा बनाया है। ये खुला मात्रा इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि वहां पर कपड़ा अभी भी लापसैन का था, जो कि थोड़ा बेहतर खींचता है। इसलिए जब हम एयर प्रेशर टेस्टिंग के चरण में थे, तो हमने सटीक माप किया कि हम अंदर कितनी हवा डाल रहे हैं, जो कि हम फ्लो मीटर के माध्यम से मापते हैं, और हमने 5,200 घन मीटर मापा। हम मानते हैं कि यह उपकरण 2200 क्यूबिक मीटर का था। खुला हुआ आयतन 5,000 फीट 60 है। दबाव के तहत आवरण की संकुचन के कारण यह खींचता है। ये 5,000 घन मीटर होता है, लेकिन वास्तव में पायरा 200 है। हाँ, पायरा 200। हाँ, वास्तव में। और वो यंत्र जिससे हम शुरू करेंगे, ये 500 पर 500 का फॉर्मूला है, या जैसे पहले उड़ने वाली यॉट थी, क्या ये छोटा होगा? तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैं उड़ने वाली यॉट के बारे में नहीं कह सकता, वहां तो अपना ही मुख्य डिजाइनर होगा। मैं इस बड़े 60,000 के उपकरण के बारे में थोड़ा बताऊंगा, अगर आप चाहें तो थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि हम भी इसके बारे में कुछ सोचने लगे हैं। तो यह एक अलग उपकरण होगा। यह फिर से हमारे लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि हमने कभी भी जेपेलिन की तरह कठोर ढांचे वाले उपकरण नहीं बनाए हैं। मैं समझाऊंगा कि क्यों जेपेलिन की तरह, जबकि 60,000 घन मीटर वह मात्रा है जिसे आधुनिक सामग्रियों के साथ, नरम ढांचे के साथ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि तकनीक वास्तव में बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत सारे सिंथेटिक उच्च प्रदर्शन फाइबर उपलब्ध हो गए हैं, जैसे केवलर, जैसे वेक्ट्रान और अन्य। और निश्चित रूप से लवसान और पॉलिएस्टर कपड़े की तुलना में यह कई गुना अधिक मजबूत कपड़ा है, जिसमें अधिक विशिष्ट ताकत है। और अगर हम कपास के आधारों की तुलना करें जिन पर युद्ध से पहले के जेपेलिन उड़ते थे, बिल्कुल भी चर्चा करने लायक नहीं है। और मूल रूप से, यदि हम शक्तिप्रद के रूप में आधुनिक टेक्सटाइल सामग्रियों का उपयोग करते हैं जो बहुत उच्च शक्ति वाली हैं, तो मूल रूप से 50 से 60,000 घन मीटर के नरम जेपेलिन भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों को ले जाने वाले हैं, ये मेरी सिद्धांतात्मक स्थिति है, और अलेक्जेंडर निकोलाइविच किलिन भी ऐसा ही कहते हैं कि एक ढांचा होना चाहिए क्योंकि ढांचा सुरक्षा है। जब हम शरीर के आकार को केवल आंतरिक दबाव के माध्यम से बनाए रखते हैं, तो हमेशा एक जोखिम होता है, और यह जोखिम उड़ान के दौरान नहीं होता, क्योंकि उड़ान के दौरान पायलट सब कुछ नियंत्रित करता है। यह जमीन पर थोड़ा जोखिम है, लगातार दबाव पर हमेशा नजर रखना पड़ता है ताकि हमेशा आवरण से भरी रहे। उन मामलों में जब नए युग के जेपेलिन, जैसे कि स्काईशिप के बारे में बात की जाती है, मुझे पता है कि एक ऐसा था जो खो गया था। यह दबाव पर नजर न रखने के कारण खो गया। जब यंत्र मस्तूल पर खड़ा था, तब दबाव खो गया। फिर एक तेज हवा आई, और फिर भी दबाव रहित आवरण इसके साथ नहीं निपट सका। जैसे कि यह भी कठोर ढांचा समस्याओं से छुटकारा दिलाता है।
यानी दबाव तो होगा क्योंकि यही इसे बनाता है और ढांचे को काम करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि एक सील बंद आवरण होगा जो दबाव को बनाए रखने में मदद करता है, ढांचे को काम करने में सहायता करता है और अधिक वायुगतिकीय गोलाकार आकार देता है, जो पिछले जेपेलिन की तरह कोणीय नहीं है। लेकिन ढांचा हमेशा हमें मदद करेगा, चाहे वह खड़े होने के समय हो या अचानक ऊंचाई पर उड़ान के दौरान दबाव की हानि होने पर। कुछ भी भयानक नहीं होगा, हम बस गति को थोड़ा कम कर देंगे ताकि ढांचे पर लोड कम हो सके और फिर भी आगे उड़ान भर सकते हैं, यहाँ तक कि आवरण के अंदर दबाव के बिना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास एक कठोर ढांचा है तो आप आंतरिक गैस के आयतन को कई सेक्शन में विभाजित कर सकते हैं। यानी ये कुछ गैस बैग होंगे और 1, 2 या शायद 3 गैस बैग के टूटने से शायद कोई समस्या नहीं होगी। यानी यंत्र उस गति से उड़ान भरने की क्षमता बनाए रखेगा, न तो इतनी सुंदरता से, न ही इतनी रोमांचकता से, लेकिन यह वापस लौट सकता है, आधार पर आ सकता है और उतर सकता है। यात्रियों के लिए कोई नुकसान नहीं, यह सुरक्षा है। इसलिए 140 मीटर लंबा 60,000 का यंत्र में एक कठोर आंतरिक ढांचा होना अनिवार्य होगा। अब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इसे कैसे बनाया जाए, ये कैसा दिखेगा। हम पहले से ही कुछ गणनाएं कर रहे हैं। थोड़ा हम मानते हैं कि मेरी ये सोच है कि हमें सबसे अच्छी संरचनाओं के साथ तुलना करनी चाहिए जो पहले से मौजूद हैं। इन कठोर जेपेलिनों में से यह वास्तव में प्रसिद्ध LZ-127 ग्राफ जेपेलिन है। हमें आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए हर मामले में इसे पार करना चाहिए। हम छोटे होंगे लेकिन अधिक सामान ले जाएंगे, दूर उड़ेंगे, तेजी से और सुरक्षित रूप से। इसका एक कारण है कि हमारे पास सहायक गैस ज्वलनशील हीलियम के बजाय हाइड्रोजन उपयोग किया जाता है। ये सबसे भयानक आपदाएं जिनके बाद जेपेलिन के युग का अंत हुआ, इसलिए हुई क्योंकि वे वास्तव में हाइड्रोजन पर उड़ान भर रहे थे। इसका जेपेलिन के साथ संचालन में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। टीम इतनी सावधानी से और इस सबसे बड़े जेपेलिन लिजेट 129 के लिए इतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं थी, जो जल गया। बहस चल रही है कि यह अमेरिका में क्यों जल गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक साजिश थी, कि यह एक जर्मन जेपेलिन था जिसे एंटी फैशिस्टों ने आयोजित किया था, तो मुझे नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि यह चालक दल की गलती थी, विशेष रूप से कमांडर, जिसने डॉकिंग क्षेत्र में प्रवेश करते समय तेज और तीखे मैन्यूवर करना शुरू किया, जबकि अभी अभी गैस गुजरी थी और हवा भी बहुत तेज थी। तो आधुनिक डिजाइन विधियां, आधुनिक गणना विधियां, आपको समझना चाहिए कि ऐसी जटिल संरचनाएं जो इतने विशाल तत्वों की संख्या से बनी होती हैं, तब 20 के दशक में अधिकतर अंतर्ज्ञान पर आधारित थी। इस ढांचे की मजबूती को सटीक रूप से गणना करना कहने के लिए यहां तक कि कैलकुलेटर से भी संभव नहीं था, ग्राफिकल रेखा से तो बिल्कुल भी नहीं। ये अनुभव है, ये इंजीनियरिंग की अंतर्दृष्टि है। लेकिन सच कहूं तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि लोग बिना कहने के लिए ऐसी संभावनाओं के ऐसे शानदार निर्माण कर रहे थे, और हम आधुनिक ज्ञान और आधुनिक कार्यक्रमों से लैस सब कुछ बेहतर करने के लिए तैयार हैं। यह अधिक सुरक्षित होगा, यह अधिक तेजी से मैन्यूवर होगा, यह लोगों के लिए अधिक आरामदायक होगा, और इसके लिए यह एक शानदार परियोजना होगी। मैं बहुत सपने देखता हूं कि यह सफल हो। मेरे हाथ पहले से ही खुजली कर रहे हैं। मैं इस परियोजना की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हाँ, जैसे ही प्री स्टार्ट समाप्त होगा, निश्चित रूप से स्टार्ट होगा। और हमारे पास सब कुछ सही हो रहा है और इसके लिए सब कुछ मौजूद है। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमने वेबिनार की शुरुआत में जेपेलिन के उपयोग के लिए असामान्य विचारों पर एक प्रतियोगिता की घोषणा की थी। मैं देख रहा हूं, ये विचार पहले से ही टिप्पणियों में आ रहे हैं। एक बार फिर, जो लोग हाल ही में जुड़े हैं और नहीं सुने हैं, कृपया लिखें। सोचें कि आधुनिक दुनिया में भविष्य में जेपेलिन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। विजनरी के अनुसार कल्पना करें कि यह क्या हो सकता है। इंटरनेट पर जो उपयोग दिखाए जाते हैं उनके अलावा, जैसे कि पर्यटन, बड़े आकार का माल, कंटेनर परिवहन, कुछ नए विचार, शायद एक उड़ने वाला संगीत मंच, उदाहरण के लिए, या एक ड्रोन संगीत मंच, जब वह वहाँ स्पीकरों से लदा होता है, पवित्र संगीत के साथ। जहाँ वह पहुँचता है वहाँ
एक कॉन्सर्ट होता है। विचारों की संख्या बहुत हो सकती है, जैसे जितने लोग हैं हर एक के पास लगभग 10 विचार हैं। कृपया टिप्पणियों में लिखें। हम बेहतर विकल्प चुनेंगे, पढ़ेंगे और शायद इसे लागू भी करेंगे। जिन्हें हम टिक मार्क करेंगे उन्हें हम ऑफिस बुलाएंगे, जल्द ही ऑफिस में आएंगे, साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। शायद हम सच में कुछ ऐसा बनाना भी शुरू कर दें। फेडोर, क्या मैं भी अपनी अनोखी उपयोगिता का विचार थोड़ा और साझा कर सकता हूँ? मुझे एक बिल्कुल पागल विचार आया। उड़ता हुआ जॉग्स, आसमान में बंधा विवाह। ये तो सच में बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि ये बहुत मांग में होगा। हाँ, महल विवाह, क्यों नहीं। मैंने भी सोचा। नहीं जानता कि यह विचार मेरे दिमाग में कैसे आया। शायद मैं नेरोनेट्स की मदद से मॉस्को के ऊपर एक जेपेलिन बना रहा था, और जब हम नेरोनेट्स को सामान्य रूप से पूछते हैं, जैसे कि मॉस्को से संबंधित कुछ चित्रित करने के लिए, तो वह हर जगह गुंबद, चर्च आदि चित्रित करती है। और ऐसा हुआ कि 5 मिनट के भीतर मैं पहले से ही मॉस्को के ऊपर प्रावोस्लाविक जेपेलिन बना रहा था। वे सभी वहाँ आइकोनोस्टास के साथ चित्रित थे, सभी गुंबदों और क्रॉस के साथ। मैंने सोचा, तो इसमें बुराई क्या है? हमारे पास मोबाइल मंदिर हैं, उड़ने वाला भी हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, विचार बहुत सारे हैं। चलो मिलकर थोड़े और विचार उत्पन्न करते हैं। ब्राक्सो चेतन में महल निश्चित रूप से मांग में होगा, और मुझे लगता है वहाँ पूरी कतार लगेगी। सवाल ये है कि हम किस आकार का महल बनाने की अनुमति दे सकते हैं ताकि उसे ऐसा कहा जा सके। तो यह वास्तव में बड़ा है। यह 60,000 का जेपेलिन 140 मीटर लंबा है। यह काफी बड़ा है। इससे सभी मेहमानों को आसमान में ले जाना संभव है। वे वहां पूरी समारोह देख सकेंगे। मैंने भी इसी तरह से खेल के मैदानों के संदर्भ में सोचा। उदाहरण के लिए, ये एक खेल जेपेलिन हो जहाँ एक चढ़ाई की दीवार हो, जैसे कि इस ढांचे पर, जहाँ से आप टार्जन की तरह कूद सकते हैं, और वहाँ बेस जंपिंग पैराशूटिंग भी हो। यानी बस ऐसा एक खेल मनोरंजन परिसर जो आसमान में है, जो ऊंचाई से जुड़ा हुआ है, जैसे कि चढ़ाई करने वाले, क्योंकि आप ऊंचाई पर हैं। फिर से ये टार्जन का है, बहुत कुछ सोचा जा सकता है, यहाँ तक कि जेपेलिन पर एरोट्यूब ले जाने के बारे में भी। एरोट्यूब में कुल मिलाकर एक खेल परिसर भी शानदार है। कहते हैं कि ये महंगा है, और मैं बहुत सारे संदेह सुनता हूँ कि ओह, जेपेलिन तो अविश्वसनीय रूप से महंगा है। क्या आपको पता है, इसके निर्माण के लिए आर्थिक औचित्य होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम सोचें कि 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्च आएगा, डॉलर या सेंट में। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। सभी कुछ शुरू करने से डरते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ खोजें। लेकिन मैं देखता हूँ कि जेपेलिन के साथ तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है जैसे 100 साल पहले कारों के साथ थी। इस ग्रह पर केवल कुछ लोगों के लिए, जैसे कि राजाओं, राष्ट्रपति और अन्य के लिए विशेष वाहन बनाए जाते थे, जैसे कि, और अब गाड़ियाँ, कृपया छोटी से लेकर बड़ी तक, बहुत सारी हैं, जैसे कि सामूहिक उत्पादन। मुझे यकीन है कि तब भी ऐसा ही सोचा गया होगा कि हर किसी के लिए कार होना असंभव है। ये बेहद कठिन है। लेकिन समय बीतता है, नई तकनीकें आती हैं, अन्य प्रक्रियाएं व्यवस्थित होती हैं, और अर्थव्यवस्था बदलती है। तो शायद कभी न कभी, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बड़े खेल के मैदान होंगे। वादिम वासिलिविच, शायद। हाँ, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। विचार पहले से ही हैं। चलिए कुछ पढ़ते हैं। एक टेलीस्कोप के साथ वेधशाला। ये पहले से ही लागू किया गया है, केवल जेपेलिन पर नहीं बल्कि स्ट्रैटोस्फेरिक एरोस्टैट्स पर। अंटार्कटिका में टेलीस्कोप के साथ जैसे लॉन्च किया जा रहा है। बहुत दिलचस्प प्रयोग किए जा रहे हैं। जो चीजें पृथ्वी से देखना असंभव है, उन्हें स्ट्रैटोस्फियर से देखा जा सकता है। विचार के अनुसार हाँ, स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन जिन तक हम पहुंचेंगे, वे वर्तमान में उठाए जा रहे टेलीस्कोपों की तुलना में अधिक शक्तिशाली टेलीस्कोपों को उठाने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर हाँ, यह विचार सही है। तो कहते हैं 200 टन के उपकरण के आधार पर पनडुब्बियों के चालक दल के लिए एक बचाव प्रणाली बनाने का विचार है। बहुत समझदारी से। खैर, शायद 200 टन के आधार पर भी नहीं। क्रू को बचाने के लिए इतना नहीं चाहिए।
क्रू का वजन 200 टन नहीं होता। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति के लिए 60,000 का जेपेलिन पूरी तरह से उपयुक्त होगा। यहाँ एक विचार है, स्ट्रेटोस्फेरिक पावर स्टेशन या माइक्रो सैटेलाइट्स के लेज़र त्वरण स्टेशन, जो सौर प्रणाली के अध्ययन और इसके बाहर भेजने के लिए है। देखना होगा, सोचना होगा। अगर वहाँ पहले से ही कहने के लिए वातावरण इतनी ऊर्जा को संचारित करने की अनुमति देता है कि माइक्रो सैटेलाइट्स को गति दी जा सके, तो क्यों नहीं लेज़र प्रणाली को उठाना? मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई समस्या होगी। यहाँ पर ये सब विचार एक व्यक्ति आंद्रेई बुलाशोव के हैं। उन्होंने यहाँ जेपेलिन को केवल कारों या हल्के पुलों के लिए मध्यवर्ती समर्थन के रूप में प्रस्तावित किया है, जहाँ समर्थन स्थापित करने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अब जेपेलिन नहीं है, यहाँ बस एक प्रकार का स्थैतिक लोड है जिस पर वही लटका हुआ है। जेपेलिन वास्तव में कुछ ऐसा है जो उड़ता और नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि यह चीज़ स्थिर है। लेकिन कुल मिलाकर विचार ये है कि ऐसे भी बनाए गए थे जो जंगल की लकड़ी काटने के लिए उपयोग किए जाते थे। यानी जंगल में सड़क बनाने से बचने के लिए काटे गए पेड़ को स्थानांतरित करने के लिए एरोस्टैटिक लोडिंग के साथ रस्सी के पुल बनाए गए थे। यानी ऐसे परियोजनाएं थीं। ये किस देश में है? कनाडा में। कनाडा में? वाह, दिलचस्प है। क्या कोई सामग्री ढूंढ पाएगा कि यह वास्तव में किस सालों में हुआ था? ये 70 के दशक में था। 70 के दशक? खैर, शायद वीडियो भी होगा। हाल ही में इस पर चर्चा की गई थी। एक क्राउड प्रोजेक्ट स्काईवे, यह भी स्ट्रिंग परिवहन मार्गों के माध्यम से, उदाहरण के लिए, कुछ उपयोगी खनिजों को ले जाने की पेशकश करता है। और हमने ऐसा ही सोचा, अगर हम इसे वायुगतिकीय रूप से हल्का कर दें, हम वहाँ अधिक सामान रख सकते हैं। ये विचार के संदर्भ में है कि कुछ चीज़ों को हल्का किया जा सकता है। स्काईवे के साथ मिलकर हम न केवल हल्का कर सकते हैं, बल्कि स्थानांतरित भी हो सकते हैं। पीटर, यह अस्थायी के लिए अधिक है। स्थायी रूप से कुछ ले जाने की योजना हो तो एक स्थिर, बिना एरोस्टैटिक लोडिंग का निर्माण करो। फिर भी जंगल इन समर्थन को लगातार स्थानांतरित करना इसलिए एरोस्टैटिक डिस्चार्ज था। यानी तुम आज यहाँ हो, कल वहाँ। इसका मतलब ये है कि ये लकड़ी की ट्रेलिंग के लिए रस्सी की लाइन को उस स्थान के आधार पर स्थानांतरित करने की अनुमति देता है जहां हम काम कर रहे हैं। और अगर यह पहले से ही तुम्हारा खदान है और इसे लगातार ले जाना है, तो कुछ स्थायी निर्माण करना होगा। सहमत हूँ। तो हाँ, बादलों के ऊपर ग्रीन हाउस है। खैर, ये एक विचार है। क्यों नहीं? तो दोस्तों, हमें वादिम वासिलेविच को छोड़ना होगा। हम दोनों ने इस पर ठीक इसी तरह सहमति बनाई। अब हम वहाँ आपके विचारों को पढ़ेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और चलिए, धन्यवाद ये करते हैं। हाँ, जुबकेविच, वादिम वासिलेविच आज हमारे साथ थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे विश्वास है कि हमारे लिए सब कुछ सफल होगा। हमारे पास अनुभव है, ज्ञान है और इसे करने की इच्छा है। हम यह सब करेंगे। हमारे साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अलविदा। आपको वादिम वासिलेविच शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चलो हम खीरे की ग्रीन हाउस के बारे में विचारों के लिए थोड़ा और समय लेते हैं। भले ही यह सुनने में बहुत अजीब लगे, मुझे लगता है कि इसे करना संभव है। यहाँ तक कि ऐसे एरोस्टेट सिस्टम भी लाए गए हैं। ऐसी तकनीकें हैं जैसे एरोपोनिक्स, जब पौधों की जड़ें बिना मिट्टी के बढ़ती हैं। पुरातत्व में इस विचार का उपयोग करना लगभग भूविज्ञान में इसका उपयोग करने के समान है। पुरातत्व और भूविज्ञान दोनों ही विज्ञान की शाखाएं हैं जो पृथ्वी और उसके इतिहास का अध्ययन करती हैं। पुरातत्व में हम प्राचीन सभ्यताओं और उनके अवशेषों का अध्ययन करते हैं। भूविज्ञान में हम पृथ्वी की संरचना, उसके पदार्थ और उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। शक्तिशाली स्कैनर लगाए जा सकते हैं। ये एक उपकरण है जो अफ्रीका के लिए जेपेलिन के रूप में बनाया गया था, जिसने केवल एक किम्बरलाइट ट्यूब की खोज करके खुद को लाभ पहुंचाया। वह सचमुच उड़ गया, उसे स्कैनर की मदद से पाया और पायलटों के विंटिम द्वारा स्लूचाइनो नष्ट कर दिया गया। लेकिन उसकी पूरी निर्माण लागत इस बात से वसूल हो गई कि उसने यह चीज़ पाई। और ऐसे भूगर्भीय अन्वेषण जेपेलिन बनाते समय
वे पुरातात्विक भी बन जाते हैं, जैसे कि वे भी। अब ऐसी आधुनिक तकनीक है जो वास्तव में धरती पर और धरती के बड़े गहराई में जो कुछ भी है उसका मानचित्रण करती है। और जैसा कि वादिम वासिलेविच ने कहा, इसे विज्ञान में कई जगहों पर उपयोग किया जा सकता है और यह अत्यंत आवश्यक है और लाभदायक है। खनिजों की खोज निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। वन संरक्षण गतिविधियां और जानवरों की निगरानी भी शामिल है। यहाँ वादिम वासिलेविच ने एरोस्कैन के बारे में बात करना शुरू किया। ये स्कैनर सपोर्ट वाले जेपेलिन का ग्राहक कौन था? ये स्कैनर सपोर्ट वाले जेपेलिन का ग्राहक कौन था? हम उनकी से इस सप्ताह की शुरुआत में मिले थे। यह भी एक खबर है। वहाँ हम थोड़ा और मिले, वहाँ हम मिले। वर्तमान कंपनी के जेनेरल निदेशक और कार्यकारी निदेशक आए जो पहले इस महत्वपूर्ण काम में लगे हुए थे, और वे ठीक जंगलों के प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ जानवरों की निगरानी कैसे की जाए। कहा जाता है कि यह वास्तव में एक बहुत ही मांग वाली प्रक्रिया है जिसके लिए लोग वास्तव में लगातार पैसे देने के लिए तैयार हैं, और उनकी ऐसी स्थिति है कि जेपेलिन को लगातार काम करना चाहिए। अगर वह साल में 3 दिन उड़ता है तो ये वाणिज्यीकरण नहीं है। व्यावसायीकरण का मतलब है 24 घंटे 7 दिन निरंतर उड़ाने, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल कोई निगरानी है, और अगर निगरानी है तो ये जंगल, जानवर, पानी और अन्य चीज़ें हैं। और इस राज्य के पास पैसे हैं, और कहा जा रहा है कि हाँ, जेपेलिन के लिए ऐसी एक चुनौती है, और यह शायद पहली चीज़ों में से एक है जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये उन लोगों की स्थिति है, मैं फिर से कहूँगा पुरुषों, जो पहले से ही व्यावसायिक रूप से सफलतापूर्वक जेपेलिन का उपयोग कर चुके हैं, जिन्होंने विद्युत संचरण लाइनों का स्कैन किया, और वैसे इस कार्य के साथ वे अब भी देख रहे हैं कि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बस तब एक घटनाओं की श्रृंखला थी जिसने इस पूरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। कहा जाता है अगर हम अब थोड़ा एकजुट हों और इसे फिर से शुरू करें तो ये सभी को व्यावसायिक सफलता दिलाएगा, और वे इस बात में पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और तब उन्होंने कहा, और अब भी करेंगे, और इसके लिए कोई भी बाधाएं नहीं देखते। तो कठिनाई से पहुंचने वाले जंगल में, वन क्षेत्रों में अग्निशामक उपायों के लिए और क्या विचार हैं? तो अग्निशामक प्रणाली, हाँ, वास्तव में इसे अधिक ध्यान से समझना और यह जानना आवश्यक है कि गर्म हवा के इस प्रवाह के साथ क्या होगा, यह प्रबंधन को कैसे प्रभावित करेगा, और सामान्य रूप से स्थिरता को बिंदुओं पर कैसे बनाए रखेगा। लेकिन मैंने पहले ही हमारे डिज़ाइनरों से बात की है। वे कहते हैं कि कुल मिलाकर कार्यान्वयन संभव है, और यह हेलीकॉप्टरों या विमानों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगा, जो बस किसी एक स्थान पर पानी में सामान गिराते हैं और फिर उड़ जाते हैं। जेपेलिन अपने साथ बहुत सारा पानी ले जा सकता है और लक्षित रूप से आवश्यक स्थानों पर उसे डाल सकता है। अन्य तकनीकें भी हैं, जैसे कि पानी से नहीं बल्कि विशेष बमों को गिराकर आग बुझाना, जो वहाँ किसी गैस को छिड़केंगे और आग ऑक्सीजन की कमी के कारण बस बुझ जाएगी। हाँ, जेपेलिन को अग्निशामक के रूप में देखा जा रहा है। ये एक अच्छी सोच है। अगर हम $1 मिलियन एक महीने में इकट्ठा कर लेते हैं तो पहले जेपेलिन की उड़ान कब हो सकती है? 1 साल या 5 साल? 1 साल। आज वादिम वासिलेविच ने कहा कि वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद 1 साल में एक एलिंग बनाने और जेपेलिन को हवा में उठाने की योजना बना रहे थे, और यह यूथैती था जिसमें लगभग 12 स्थान थे, उपकरण और इसी तरह की चीज़ें। समय सीमा को पूरा नहीं किया गया, 1.5 महीने बाद उठाया गया, लेकिन यह ऐसे काफ़ी बड़े उपकरणों के निर्माण का लगभग पहला अनुभव था। अब सब कुछ अनुभव पर निर्भर है। सामान्यतः 1 साल में इसे उठाया जा सकता है। सवाल ये है कि इसे प्रमाणित करना, ये एक और सवाल है। ये जेपेलिनों का सैन्य उद्देश्य है जो मिसाइलों, वायु रक्षा, ड्रोन के खिलाफ लेजरों, रडार मिसाइलों का कार्य करेगा। यह विचार शायद किसी अतीत से संबंधित है। जेपेलिन का अतीत में युद्ध में बहुत अधिक उपयोग किया गया था। उन पर सभी ने युद्ध किया।
ये विचार नया नहीं है और इसे फिर से शुरू करने का मन नहीं करता। और अब युद्ध बहुत आगे बढ़ चुका है। ये पहले से ही हाइपरसोनिक है, जैसे कि वे अंतरिक्ष से लड़ने की योजना बना रहे हैं। लेकिन जेपेलिन वास्तव में एक अधिक शांतिपूर्ण कहानी है। हाँ, ये स्पष्ट है कि लाए गए एरोस्टैट्स का उपयोग किसी प्रकार की सुरक्षा सीमाओं, वायु रक्षा प्रणाली के एक भाग आदि के रूप में किया जाता है। और हमारे देश में अब इन एरोस्टैटिक कॉम्प्लेक्स के उत्पादन पर काम फिर से शुरू हो रहे हैं। हमें शायद ही उनके साथ कोई संबंध होगा, क्योंकि ये एक सैन्य दिशा है और मुझे लगता है कि हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, और कई लोग ऐसा ही मानते हैं। और ये हैं शांति के उपयोग के लिए जेपेलिन, जैसे कि कृपया उपकरण और विचारों की आवश्यकता है। हाँ, सैन्य लोग हैं। डोल्गो प्रुडनी में उनके पास एक विचार है कि एक विशाल जेपेलिन बनाया जाए जो उड़ने वाली प्लेट के आकार का हो, जहाँ ये ड्रोन, मिसाइल और अन्य चीज़ों का वाहक होगा। यह विचार यूटोपियन है, क्योंकि इस प्रकार के जेपेलिन को हवा में स्थिर रखने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्होंने छोटे जेपेलिन को पहले ही इकट्ठा कर लिया है, इसे हैंगर से बाहर निकाल लिया है। वे इसे हाथों से भी स्थिर करने में सक्षम हो गए हैं, न कि केवल स्वचालित रूप से पेंच और अन्य तंत्रों से। लेकिन किसी कारण से वे इस विचार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। कृषि के खेतों में उपयोग के लिए जेपेलिन का आविष्कार किया जा रहा है। खैर, कहीं न कहीं कृषि जेपेलिन होना एक शानदार विचार हो सकता है। ये शायद खेत में एक हार्वेस्टर लाने और उसे स्थापित करने में मदद कर सकता है। जबकि हार्वेस्टर फसल की कटाई कर रहा है, जेपेलिन वहाँ कुछ और काम कर सकता है, जैसे कि कुछ छिड़काव करना या कुछ और करना। साथ ही साथ फसलों की स्थिति की निगरानी भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ निगरानी ये कंप्यूटर दृष्टि द्वारा खेतों की स्थिति का मूल्यांकन करना है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये भी अब एक काफ़ी बड़ा वाणिज्यिक क्षेत्र है। फिर ये कृषि मशीनरी को ले जा सकता है और कहीं और परिवहन कर सकता है। जैसे कुल मिलाकर कृषि कार्यों के लिए जेपेलिन का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि विभिन्न प्रकार के। और इस दिशा में हमें वास्तव में अच्छे से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ कई शानदार अवधारणाएं छिपी हुई हैं। हवा में ट्रिलेवका। मुझे ट्रिलेवका शब्द समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, ये क्या है। वन कटाई, स्वचालित उड़न यंत्र, ट्राइलिवेशन प्रणाली, एरोस्टेट। आहा। चलने योग्य आधार, लोडर। सामान्यतः यह स्पष्ट है, यह एक काफ़ी पुरानी विचारधारा है, लेकिन कुल मिलाकर जेपेलिन, जैसा कि मैं समझता हूँ, उन्हें हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है हवा में ले जाने के लिए। जो कुछ भी हो, जैसे स्वचालित मोड में और अर्ध स्वचालित मोड में। अब, वादिम ने कहा, कनाडा में पहले से ही ऐसा जंगल काटा जाता था, एरोस्टैटिकली उतारा जाता था और किसी न किसी मार्गदर्शक तंत्र के माध्यम से सब कुछ खींचा जाता था। तो पाश, क्या तुम यहाँ हो? नहीं, यहाँ पावला नहीं है। तो अब मैं YouTube पे जाऊँगा, देखूँगा वहाँ क्या है। विचारों। और चलो दोस्तों, निष्पक्ष रहने के लिए लिखें कि आप में से किस विचार ने आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप इसे चैट में टेलीग्राम पर लिख सकते हैं। मुझे सपनों का कॉलम पसंद है। जेपेलिन वह है जिसके बारे में मैं सपना देखता हूँ। बहुत धन्यवाद। हाँ, डेरजबली बहुत करीब है। 4 साल में ये वास्तविकता बनने की बड़ी संभावना है। ये एक तथ्य है। क्यों न जेपेलिन को एयरलाइनों का विकल्प बनाया जाए, लेकिन इसे विकल्प के रूप में नहीं बनाना चाहिए। इसे मौजूदा समाधानों को पूरा करना चाहिए। उदाहरण के लिए विमान काफ़ी तेज़, काफ़ी दूर और सांख्यिकी के अनुसार विश्वसनीय उड़ान भरता है।
लेकिन कहीं ना कहीं उड़ान नहीं भरता। यहाँ हमारे पास एक बड़ा क्षेत्र है और वहाँ कोई अंतर्राज्यीय नहीं, वहाँ कुछ अंतर क्षेत्रीय हैं। इन एयरलाइनों की सेवाओं की सूची को बस बढ़ाया जा सकता है, उन्हें इस तरह की अद्वितीय विशेषताओं के साथ एक अतिरिक्त उपकरण प्रदान करके। मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि इसके विपरीत इसे बेहतर, बड़ा और अधिक आरामदायक बना देगा। सब कुछ किया जा सकता है, ये कार्य और बाज़ार पर निर्भर करता है। तो सब सही है, लेकिन यह कार्य और बाज़ार पर निर्भर नहीं है। एक ऐसी चीज़ है जिसे विजनरिज्म कहा जाता है। ये तब होता है जब किसी ने कुछ सोचा इस विचार से, मैसिस को संक्रमित किया और मैसिस ने कहा अब यह संभव है, और वे गए और इसे किया। और पहले इसे असंभव माना जाता था। मैं हमेशा कंप्यूटर के बारे में बात करता हूँ और ऐसा ही हुआ। और जेपेलिन के साथ बस बहुत सारी विचारों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है, कुछ प्रदर्शक बनाने हैं और फिर चेतना खुल जाएगी और कृपया खुद बाजार जेपेलिन के लिए आकार ले लेगा। तुमने किसी तरह नोरिल्स का जिक्र किया। क्या तुम वहाँ कभी गए हो? नहीं, मैं वहाँ नहीं गया। मेरी पत्नी वहाँ पैदा हुई थी। क्या जेपेलिन आर्कटिक में संचालित हो सकते हैं? बेशक हो सकते हैं। यह फिर से, यदि कार्य आर्कटिक के लिए एक जेपेलिन का डिजाइन और निर्माण करना है तो इसका कार्य पूरा होगा। यह साधारण इंजीनियरिंग है और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और यह सब बहुत अच्छा है। अब यदि आप दक्षिणी देशों के लिए एक कार ऑर्डर करते हैं तो वहाँ तो हीटर भी नहीं होगा। यदि उत्तर में घर बनाए जा रहे हैं तो इसका एक विशाल नींव, मोटी दीवारें और पास में एक बॉयलर हाउस होता है। अगर कहीं भूमध्य रेखा पर घर बनाए जा रहे हैं तो नींव नहीं है, पतली दीवारें हैं और वहाँ एयर कंडीशनर लगाया गया है, यानी सब कुछ एक उद्देश्य के लिए है। और दूर उत्तर में जहाँ बहुत ही ठंडे हैं के लिए जेपेलिन बनाने की योजना है। हमें ये करने की अनुमति है, ये आवश्यक है और ये सब निश्चित रूप से किया जाएगा। और यहाँ तक कि सरकार की ओर से भी एक अनुरोध है कि ऐसे जेपेलिन के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाए जो उत्तरी समुद्री मार्ग के साथ साथ चल सके। 30 से 200 टन के बीच उन्हें जेपेलिन की आवश्यकता है। सामान्यतः यह सब संभव है और यह सब निश्चित रूप से होगा। लोग कहते हैं कि हवा में कैसीनो भी हो सकते हैं, तो किसे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर यह पसंद है तो कैसीनो क्यों नहीं? फिर से वैक्यूम जेपेलिन या माइनस प्रेशर वाले जेपेलिन के बारे में, क्या इन्हें बनाना संभव है? खैर, वैक्यूम वाले तो बिल्कुल असंभव हैं। सोप्रोमैट कहता है नहीं, ऐसा मजबूत आवरण जो वैक्यूम को रोकता है इतना भारी होगा कि न तो इसे तो पानी में तैरना चाहिए। ओह बकवास, पानी में? इसे तो हवा में तैरना चाहिए ताकि यह जेपेलिन का कार्य कर सके। लेकिन यह इतनी भारी होगी कि यह पानी में बस डूब जाएगी। ये एक वैक्यूम के साथ होगी, यानी वह सारी उठाने वाली शक्ति जो वैक्यूम को दी जाती है बस उस संरचना के कारण शून्य से गुणा हो जाएगी जो इसे वहाँ रोकने के लिए है, वायुमंडलीय दबाव, ताकि यह फिर से संकुचित न हो जाए। यह असंभव है। रात के समय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जेपेलिन के माध्यम से सूर्य की किरणों को सौर पैनल पर स्थानांतरित करने का एक शानदार विचार देखा। हाँ, हाल ही में किसी ने ऐसे वीडियो फैलाना शुरू कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि आप अपने लिए सूरज की रोशनी मंगा सकते हैं, लेकिन यह तो जैसे अंतरिक्ष के माध्यम से करने की योजना है, और अभी हाँ, किसी स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून के माध्यम से। ये एक शानदार विचार था, एक बड़ा परियोजना। रूस जापान अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए था जिसमें एक विशाल दर्पण होता और यह सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करके यहाँ भेजता। लेकिन जापानियों के साथ हमेशा की तरह राजनीतिक मुद्दे थे और परियोजना ठप हो गई। हाँ, मैं मानता हूँ कि भविष्य में स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों का उपयोग विद्युत स्टेशनों के रूप में करना संभव है। उनकी सतह का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। अगर इस उपकरण पर सौर पैनल लगाए जाएं, तो यह ध्यान में रखते हुए कि वातावरण सूर्य के कारण विरल है, बहुत अधिक सौर विकिरण है, यह बहुत सारी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसे स्ट्रेटोस्फेयर से यहाँ लाना भी एक समस्या है। ये सभी तकनीकी प्रश्न हैं और ये सभी हल किए जा सकते हैं। ये स्पष्ट है कि किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए
आधुनिक आर्थिक वास्तविकताओं में एक दूसरा पहलू होता है कि यह कितना अधिक लाभदायक होगा और मौजूदा समाधानों के सापेक्ष, लेकिन तकनीकी रूप से यह संभव है। सवाल केवल आर्थिक स्थिति का है, उस समय बाजार के साथ क्या होगा। शायद वास्तव में यह संभव होगा। क्या आपको चीन में कांच का पुल याद है? यहाँ जेपेलिन पर कांच या पारदर्शी फर्श को लागू करना है, ऊपर उड़ना, कांच के फर्श के माध्यम से नीचे देखना। मुझे लगता है कि यह सभी पर्यटन विकल्पों में अनिवार्य होगा। डिस्क के आकार का जेपेलिन जो सिलेंड्रिकल इंजीनियरिंग टॉवर के साथ सहजीवन की क्षमता रखता है, शहर के ऊपर पर्यटन सेवा के लिए उड़ने वाली वास्तुकला। मुझे इस बात की चिंता है कि जेपेलिन के लिए बहुत सारे बाहरी रूप नहीं हैं जो गुणवत्ता वाली संचालन के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि हवा सही दिशा से नहीं बही या कुछ और हुआ और यह सब एक अस्थिर चीज़ बन जाती है। यह खतरनाक होगा और शायद वास्तव में इसके सभी रूपों की संख्या बहुत कम है कि यह सब कैसे दिखेगा, लेकिन वहाँ आंतरिक डिजाइन और कार्यक्षमता अलग होगी। निश्चित रूप से यहाँ अधिकतर कार्यक्षमता के बारे में सोचना होगा। और हाँ, उड़ने वाले, हाँ, शहरों के ऊपर उड़ने वाली पर्यटन सेवाएं। मेरे पास भी एक विचार था जो जेपेलिन से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि बहुत बड़े आकार के लाए गए एरोस्टैटिक प्लेटफार्मों से संबंधित था। ये वैसा ही है जैसे हमारे इंजीनियरों ने VDNH पर किया था। वहाँ एक बड़ा गोला था। यहाँ कहना चाहेंगे कि एक पिंजरा है, लेकिन पिंजरा नहीं। कुल मिलाकर वह जगह जहाँ यात्री बैठते थे और वह बस बंद जाता, ऊपर उठता, ऊपर लोग देखते, एक तरह की एक्सकर्शन, फिर नीचे उतरते। और इस आकर्षण की अगली पीढ़ी, ये एक तरह का ऊंचा रेस्टोरेंट है जो थोड़ा ऊपर उठता है। क्यों नहीं? शहर के केंद्र में कहीं एक ऐसी चीज़ है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ एक पूरा रेस्तरां है और अचानक ये हवा में उड़ जाता है और आप शहर के ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। वहाँ कार्यक्रम होते हैं, सभी खाना खा रहे होते हैं और ये वापस उतरता है। यह सौंदर्यात्मक रूप से अविश्वसनीय लगेगा, पर्यटकों को आकर्षित करेगा और आगंतुकों को आकर्षित करेगा। दुबई में ऐसा लगता है कि पाम पर अब ऐसा ही एक आकर्षण है जैसा कि हमारे पास VDNH पर था। वहाँ ऐसा लगता है कि एक मेज़ भी है जहाँ कुछ खाने के लिए मिल सकता है, लेकिन यह एक पूर्ण रेस्तरां नहीं है। हालांकि शहर से ऊपर उठते हुए एक पूर्ण स्थान पर जाना मुझे लगता है दिलचस्प होगा। तो हाँ, आप खुद जेपेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी यह एक बंधी हुई चीज़ है। मुझे लगता है कि यह अधिक सुरक्षित है, इसे लागू करना आसान है, लेकिन अगर जेपेलिन शहर के केंद्र से पर्यटकों के साथ उड़ान भरता है तो स्पष्ट है कि वहाँ अंदर एक रेस्तरां भी है। तो हमारे पास विचारों और क्या है? हीलियम पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिकियों ने भी हीलियम के साथ उड़ान भरी थी, पानी पर टकराए, डूब गए। सोवियत संघ में थे, उड़ान भरी, मामला किस पर ख़त्म हुआ? ये तो और क्या, गाड़ियाँ हर दिन दुर्घटनाग्रस्त होती हैं और हर दिन नहीं होती। यहाँ कड़वा अनुभव है और यहाँ अच्छा अनुभव है। ये देखा गया है कि कितने विमान गिर गए जब वे केवल बनना शुरू हुए थे और कितने हेलीकॉप्टर लगभग। एलिंग के बारे में सवाल, क्या पहले से ही कोई एलिंग परियोजना है जिसे रोस्टेकनाटजोर द्वारा मंजूर किया गया है और इसके निर्माण के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? अभी तक कोई मंजूर परियोजना नहीं है, लेकिन स्वयं परियोजनाएं पहले से मौजूद हैं। समय, जिस प्रकार के एलिंग की बात की जाए, वे थोड़े अलग अलग योजना बनाए गए हैं और छोटे, मध्यम और बड़े ऐसे क्रम में शुरू किया जा सकता है, या तुरंत एक बड़ा जेपेलिन बनाया जा सकता है जहाँ छोटे और मध्यम उपकरण पार्क किए जाएंगे। हम अभी इस प्रबंधन निर्णय को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं और शुरू करेंगे। जैसे ही हम निर्णय लेंगे हम बताएंगे। कुल मिलाकर किरजाच 1 साल में बनकर तैयार हो गया।
चीन, जापान, पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका से निवेशक वास्तव में क्यों नहीं है? अपने स्टार्टअप और प्रचार का अभाव सच में क्यों है? तो सामान्यतः मैंने समझ लिया, हाँ, कुछ देशों से कोई निवेशक नहीं है। इन देशों को फोर्ड या फ्रॉड वाले कहा जाता है, फ्रॉड जैसा। ये दरअसल उनकी आंतरिक नीति से संबंधित है कि नागरिकों को कहीं बाहर पैसे निवेश करने की अनुमति नहीं है, और आतंकित करने के लिए, खुद पर हमला करने के लिए हम वास्तव में बस वहाँ कोई गतिविधि नहीं करते हैं। लेकिन इन देशों से निवेशक फिर भी खुद आते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी पहुँचती है। फिर भी क्रिप्टो करेंसी की मदद से यह करना अब संभव है, लेकिन यह सब उनके जोखिम और ख़तरे पर है। उड़ते हुए घरों का यह एक ऐसा विचार है, हाँ, कि इस उद्योग को इस स्तर तक लाया जाए कि उड़ते हुए घर, उड़ते हुए रेस्तरां हों और सभी को दूसरे स्तर पर जाने का मौका मिले। तो कुल मिलाकर शायद संभव है, ये शायद बहुत अच्छा होगा। तो सोचिए, सभी के पास उड़ने वाले घर, उड़ने वाले रेस्तरां, उड़ने वाले शॉपिंग सेंटर हैं। हम इन पर यात्रा करते हैं। वहाँ हम एक ड्रोन पर एक से दूसरे पर उड़ान भरते हैं। हम ज़मीन पर नहीं चलते, प्रकृति बढ़ती है। इसे कंक्रीट नहीं करना चाहिए। सामान्यतः दूसरे स्तर पर चढ़ना ऐसा लगता है जैसे यह एक सुपर संस्कृतिगत कार्य है। ये सच में सभी को थोड़ा एकजुट होना चाहिए, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। अगर जेपेलिन पानी में उतर सकता है तो मैं एक पैनोरामिक खिड़कियों वाला अंडर वाटर रेस्टोरेंट चाहता हूँ। पहले उड़ान भरना और फिर उतरना, बाइकल के निवासियों या समुद्र में मेडुसा को देखना जैसे एक उल्टा एक्वेरियम। हाँ, जेपेलिन पानी पर उतर सकता है, और वास्तव में ज़मीन पर उतरने की तुलना में पानी पर जेपेलिन को उतारना आसान है, और इस तरह एक पूरे रेस्तरां को अंदर डुबो देना अच्छा विचार है ना? पर्यटन जेपेलिन के अंदर जांच की जा सकती है, और यह भी किया जा सकता है कि क्या वह बलों के अनुसार पंखों को कुछ समय के लिए दबा सकेगा, जिससे नीचे की ओर कुछ स्थान बनेगा। इसके अलावा यह भी किया जा सकता है कि जेपेलिन के अंदर एक पूल हो जिसमें वही पानी हो जो जल में उतरने पर होता है, यानी वहाँ बस एक दरवाज़ा खुलता है और सुरक्षा के लिए एक जाल होता है। लेकिन कुल मिलाकर बायकल का पानी है जिसमें आप गोताखोरी कर सकते हैं। यह गगनचुंबी इमारतों और ऊंची संरचनाओं की सेवा के लिए है। नहीं पता कौन सा विशेष रूप से। मुझे लगता है कि गगनचुंबी इमारतों के आसपास ऐसे अजीब होते हैं, अजीब नहीं बल्कि विशेषताओं के साथ हवाएं, और शायद यह आसान होगा, और हमारे पिटेर में ऐसा किया जा चुका है। गगनचुंबी इमारतों के लिए खिड़कियां धोने में समस्या होती है। ऊंचाई पर काम करने वाले उन पर चढ़ना नहीं चाहते। मैंने भी सोचा था शायद ड्रोन से धोएंगे, क्यों ना इसे तुरंत स्थापित किया जाए। हमारे पास कार में वाइपर होते हैं, हम गगनचुंबी इमारत में वाइपर लगाते हैं और ये खुद ही साफ हो जाएगा। क्यों नहीं? और यहाँ जब लहता केंद्र का निर्माण हो रहा था, वहाँ एक बड़ा नुकीला हिस्सा है। उसके पास एक बड़ा भवन है जिसमें स्वधोने वाली खिड़कियां हैं। लेकिन जिस सेवा जेपेलिन की योजना बनाई जा रही है, जेपेलिन छत पर उतर सकेगा, गगनचुंबी इमारत पर लाने में मदद करेगा ताकि नीचे से ऊपर उठाने के बजाय ऊपर से नीचे लाया जा सके। हाँ, ये संभव है। यदि यह लाभदायक होगा तो निर्माण में क्रेन के बजाय एक बार फिर। हाँ, मेरे मन में भी ऐसी ही तस्वीरें थीं। क्या हम जेपेलिन पर सीधे कंक्रीट ला सकते हैं ताकि उसे पंप से ऊपर न भेजना पड़े, बल्कि सीधे ऊपर से नीचे गिरा सकें? गिनती करनी होगी, लेकिन यह निर्माणकर्ताओं के लिए एक विचार है। जेपेलिन निर्माण में पालतू जानवरों के लिए टैक्सी, कुछ अमीरों के लिए चुबैसोव के स्तर से संबंधित एक प्रकार का निर्वहन। हालांकि मुझे लगता है कि कृषि जानवरों को हवा में ले जाना उन्हें भी पसंद आएगा, जैसे कि हर अग्निशामक स्टेशन पर जेपेलिन की आवश्यकता शहर या जनसंख्या केंद्र के लिए आवश्यक संख्या में तैयार किया गया। तो सैनिक शहर के ऊपर शाम के रेस्तरां, दिन में यह पर्यटकों, यात्रियों और माल को ले जाता है, शाम को इसे रेस्तरां में बदल दिया जाता है। कौन चमकते शहर के ऊपर आसमान में रात का खाना खाने से मना करेगा? अभी हाँ, हमने कहा। वास्तव में ये एक शानदार विचार है, शहर के ऊपर एक रेस्तरां।
किस प्रकार का ड्राइव है, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक? ये सवाल शायद संदर्भ से था। अगर पूंछ के पंखों की बात करें तो हाइड्रोलिक्स शायद थे। मुझे याद है कि किरजाच में वहाँ पूंछों पर ऐसी मशीनें थीं जैसे सूखी देशों में झेपेलिन का उपयोग, बादलों और धुंध से पानी संकुचित करना, जिसमें इसकी विशाल आवरण भी शामिल है, भगवान के करीब प्रार्थना। हाँ, लगभग ऐसे ही विचार थे। मछली पकड़ने के लिए मुफ्त फ्रीजर, महासागर में मछली पकड़ना, ताजगी से जमी हुई मछली को शहर के बाजार में स्ट्रेटोस्फीयर के माध्यम से लाना। तो एथर की हवा की गति को मापना, उच्च ऊंचाई पर मंटिलेशनल मोर्ले में प्रयोग को दोहराना। खैर, सब कुछ विज्ञान के लिए है। हाँ, मैं मानता हूं कि विज्ञान का व्यापक उपयोग होगा। ड्रिलिंग मशीन के लिए स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी और काम कर रही टीम के साथ यह अनिवार्य उपयोग है। हाँ, जेपेलिन वास्तव में उन चीज़ों में से एक हैं जहां उनकी बहुत आवश्यकता है, हमारे देश में निश्चित रूप से। मछलियों के झुंडों की अक्सर खोज और प्रचार के लिए स्क्रीन वाला जेपेलिन। मुझे लगता है कि भविष्य में जब स्क्रीन को लचीला बनाना सीख लिया जाएगा और शायद निकट भविष्य में इसे इस तरह से बनाया जा सकता है कि पूरा जेपेलिन एक बड़ा स्क्रीन हो। बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये हिप्नोटिक चीज़ गलत तरीके से प्रभावित करे, जैसा कि लिखा गया है प्रचार के लिए चेतना और दिमागों पर, लेकिन ये सब संभव है। ऊर्जा रिट्रांसलेटर। आसमान को एक स्क्रीन बनाना उत्तरी रोशनी से भी शानदार होगा। हाँ, उत्तरी रोशनी के बारे में शायद हम निकट भविष्य में एक प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, एक स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण को उठाने के लिए। एक विचार है कैसे स्थान को आयनित किया जाए। यह सोचें, जेपेलिन का किराया स्पष्ट होगा। लेप्स ने किसी इंटरव्यू में कहा, जो कुछ भी उड़ता है और तैरता है उसे किराए पर लेना चाहिए। तो हाँ, जेपेलिन को किराए पर दो, लेकिन उन्हें किराए पर मांगेंगे, ये निश्चित है। थोड़ा और, बिल्कुल। तो चाचा सुपर है, यूएसएसआर राज कर रहा है, देश नहीं है, लेकिन लोग अभी भी हैं। जेपेलिन महासागर में तैरते हुए कचरे को इकट्ठा करने वाला। वैसे ये एक बहुत शानदार विचार है। यहाँ वास्तव में एक विशाल कचरे का धब्बा है जो समुद्र में धाराओं और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रहा है। सब सोचते हैं इसे हटाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाए। अगर 200 टन का जेपेलिन बनाया जाए और प्रति यात्रा 200 टन कचरा कहीं ले जाकर, उदाहरण के लिए ज्वालामुखी के मुंह में गिरा दिया जाए ताकि वह जल जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। यह एक शानदार विचार है कि इसे इस तरह से हल करने की कोशिश करें। इस पर विचार करना होगा। यह विचार बेहतरीन है। यह भी मेरे भाई ने हाल ही में लिखा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक लेख भेजा। ये कि यह वास्तव में तेज़ हो रहा है और फिर से तेज़ हो रहा है। और आज वादिम वासिलेविच ने भी इसके बारे में कहा। और वहाँ वास्तव में कुछ क्षेत्रों, देशों की संख्या वास्तव में है जो पानी में डूबने जा रहे हैं। और मेरे भाई ने मुझसे लिखा, फेद, वे तो बुनियादी ढांचे को कैसे ले जाएंगे, जैसे कि जेपेलिन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हाँ, और दूसरे कुल मिलाकर यह कि लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत है और फिर भी ऊपर जाने का विचार शानदार है। ये एक चुनौती के रूप में, एक उच्च लक्ष्य के रूप में एक यूटोपिया है। हमें एक जेपेलिन बनाना चाहिए जिसमें बदलने योग्य मॉड्यूल हों। आज जाग्स को जोड़ा गया, कल अस्पताल को बदला गया, परसों माल ढोने का प्लेटफॉर्म, और वे सबसे अधिक संभावना है ऐसे ही होंगे। ये तार्किक है और पूरी तरह से उचित है क्योंकि ये सभी मानकों और नियमों का पालन करता है, जिससे यह सही और न्याय संगत बनता है। तो कुल मिलाकर मैंने सब पढ़ लिया। अब मैं फिर से वी के उन ताकते पे जाऊंगा, देखूंगा। समुद्र से कचरा उठाने का विचार मेरे मन में गहराई से बैठ गया है। तो दोस्तों, चलो ख़त्म करते हैं। हम फिर से 2 घंटे के करीब पहुंच रहे हैं। लिखिए, आपको कौन सा विचार सबसे ज़्यादा पसंद आया।
और हम निश्चित रूप से 2-3 का चयन करेंगे। चैट में, टेलीग्राम पर अगर आप वहाँ हैं तो थोड़ा इंतज़ार करें, हम बताएंगे कि कौन सबसे कूल निकला। चलो, मैं और समय देता हूँ विचार उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग को केवल सीधा प्रसारण ही नहीं देखा जाता है। और कल सुबह, उदाहरण के लिए सुबह के पहले भाग में हम टेलीग्राम में चुनेंगे, इसलिए अगर आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो चिंता न करें। टेलीग्राम चैट में लिखें, जेपेलिन के उपयोग के लिए विचारों के पूर्व प्रारंभ में। मैं आज वहाँ ऑफिस से वीडियो डालूँगा जहाँ हम जा रहे हैं। सभी का धन्यवाद। मैं इस पर समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। नए वीडियो का इंतज़ार करें, हमारे साथ बने रहें, मदद करें, समर्थन करें, लाइक करें, रीपोस्ट करें, निवेश करें, क्योंकि जेपेलिन बनाना ज़रूरी है। वैसे हम निवेश के मामले में सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अब उस बारे में जिसे पावेल ने शुरुआत में कहा था, परियोजना के आंकड़े। कानूनी ढांचा अब स्थिर हो रहा है और जल्द ही हम पहले वित्तीय संचालन शुरू करेंगे, जैसे कि कार्यालय किराए पर लेना आदि। हम सब कुछ बताएंगे और दिखाएंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद। सभी को गले लगाया, उठाया। जल्दी मिलते हैं।